नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। ये हमारी एक छोटी सी मुहिम है जनहित में, जो कि हम कोशिश करते हैं कि आप तक नए नए हम गेस्ट को लाएं और उनका परिचय आपसे कराएं। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं नहीं समझता कि परिचय की आवश्यकता है, पर हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए और एक औपचारिकता के दृष्टिकोण से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। CS लोधा साहब, जो कम से कम 5 दशक से हमारे कानून प्रणाली से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बम्बई हाई कोर्ट के। और इन 5 सालों में लोधा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट्स में हिस्सा लिया है, अपने बहुत क्लाइंट्स की मदद की है, जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करने में कोर्ट्स की सहायता की है। और बॉम्बे हाई कोर्ट के जगमगाते सितारों में लोधा सर का नाम आता है। इसी के साथ लोधा सर, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे चैनल सुई सून पे। आपने अपना बहुत कीमती समय सर आज हमारे लिए निकाला है। और जैसे जैसे हम सवाल जवाब के चरणों में एक एक चरण पार करेंगे, तो मैं आपसे सर कुछ कुछ सवाल, आपकी अनुमति हो तो पूछना चाहूंगा। जरूर जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके दर्शकों से मुखातिब हो सकूं, दो बातें उनसे कर सकूं। ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। और आपने जो ये मुहिम छेड़ रखी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो बहुत अच्छी मुहिम है। और ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम इसी तरह की मुहिम में जुड़ें। जो कुछ भी हमने जीवन में हासिल किया है या कुछ सीखा है, उसे सब में बांटें और शेयर करें। ये बहुत बहुत आवश्यक है। जो आप कर रहे हैं उसे देखते हुए मुझे दो पंक्तियां ओशो की याद आती हैं कि हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध है। हर सुमन का, हम सभी फूल हैं, और सुरभि मतलब फ्रेग्रेंस, खुशबू। हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध है। अनिल को सौंपे बिना यदि मैं झरूं, सौगंध है। यदि मैं अनिल को मतलब हवा को यदि मेरी सुगंध न सौंपूं और उसके पहले ही झड़ जाऊं, तो मुझे सौगंध है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो आप वही कर रहे हैं और इस प्रयास में मुझे भी आपने थोड़ा मौका दिया। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच आप सर। पूछें आपने जो भी मेरी छोट हाँ, इतनी आप पूछें खूबसूरत मुझे पंक्तियों जो से भी सर मेरी। आपने शुरुआत की। सर मेरा प्रथम सवाल जो आपसे है सर, थोड़ा सा अपने जीवन में, जब जिससे पहले आप वकील बने, क्योंकि हमें पता है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, वहाँ पे आपने अंडर ग्रेजुएशन की, आपने लॉ की पढ़ाई की, पर उससे एक चरण पहले सर, क्योंकि अब 70 के दशक में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उससे पहले शुरुआती तौर पर अपना सर थोड़ा जिंदगी का हमसे शेयर करें। आपके जीवन की जो शुरुआती पढ़ाई थी कहाँ हुई, स्कूल में आपका जन्म कहाँ हुआ, और उसके बाद सर वो क्या मौका था आपके जीवन में जहां आपने ये निर्णय लिया कि अब मुझे वकील बनना है, वकालत करनी है। मैं जन्म मेरा जोधपुर में हुआ, एक राजस्थान में एक शहर है, और वकालत के लिए बड़ा मशहूर हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। द रीजंस आई विल टेल यू। तो जोधपुर में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिता अहमदाबाद में सर्विस करते थे। वो लीगल एडवाइजर थे एक प्राइवेट कंपनी में। तो मेरी बचपन की शिक्षा दीक्षा सब गुजरात में अहमदाबाद में हुई। तो मैं 9वीं क्लास तक अहमदाबाद में पढ़ा। वहाँ से वो चले गए यूपी में एक दूसरी कंपनी में। तो मैं फिर यूपी बोर्ड से मैंने हाई स्कूल किया, और चूंकि अल्पायु थी मेरी, तो वहाँ और कहीं एडमिशन नहीं हुआ हाई स्कूल के बाद में। तो मैं फिर वापस जोधपुर गया। तो मैंने बीएससी जोधपुर से की। मैंने इलाहाबाद से अंडर ग्रेड नहीं किया है, मैंने पोस्ट ग्रेड वहाँ से किया। तो जोधपुर में बीएससी की मैंने। और साइंस में वो हुआ ये कि हाई स्कूल में कुछ इत्तेफाक से कुछ नंबर अच्छे आ गए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। तो सबने सोचा कि शायद हम इंजीनियरिंग के काबिल हैं। और उस जमाने में 60s में वही एक ऐसा प्रोफेशन था जिस जो टॉप पे गिना जाता था। तो तमन्ना ये हुई कि इन्हें इंजीनियर बनाया जाए। लेकिन जब मैं साइंस में गया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ विषयों में बहुत रुचि है और कुछ में नहीं है। तो भाषाओं में मुझे विशेष रुचि हमेशा से रही। तो चूंकि साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रही, तो मैंने डिबेट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में खूब भाग लेना शुरू किया।
तो मैं कुछ निबंध भी लिखता था, कुछ कविताएं भी लिखने लग गया, कुछ डिबेट्स भी बोली, इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया। और बीएससी खत्म करके करते करते मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो सही रुझान है वो लॉ की तरफ है। मुझे बोलना, सुनना, तर्क करना, तर्क संगत बातों को रखना और उन्हें सुनना बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं फिर लॉ करने के लिए इलाहाबाद चला गया, जो उस जमाने में 60s, लेट 60s, अर्ली 70s में मक्का गिना जाता था हिंदुस्तान में कि आपको लॉ करनी है तो या तो लखनऊ जाइए या इलाहाबाद जाइए। और इलाहाबाद का दूसरा कारण चूज करने का ये भी था कि इलाहाबाद में आईएएस का वो घर माना जाता था ट्रेनिंग का। यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना है और आपको जीवन में आईएएस बनना है तो आप इलाहाबाद जाएं। और वो बड़ी कमाल की यूनिवर्सिटी थी और बड़ा कमाल का माहौल था वहाँ पर। तो जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो वहाँ आपको सभी तरह के वर्ग मिलेंगे, आपको सभी तरह के ग्रुप्स मिलेंगे। आप यदि कवि बनना चाहते हैं तो एक कवियों का बड़ा अच्छा ग्रुप है, आप लेखक बनना चाहते हैं तो भी बड़ा अच्छा ग्रुप है, आप पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो उनका भी बहुत अच्छा ग्रुप है, आप थोड़ी सी बदमाशी दादागिरी करना चाहते हैं तो उसका भी एक अलग से ग्रुप है। तो वहाँ पर बहुत थी। सबसे बेहतरीन चीजें जो मुझे दो लगी वो इलाहाबाद में, वो ये थी कि हॉस्टल्स में, मैं पीसी बैनर्जी में था, वहाँ 3-4 हॉस्टल बड़े मशहूर थे उन दिनों। तो हॉस्टल्स में बड़ा कंपटीशन होता था कि पिछले साल आपके यहाँ से 12 लड़के आईएएस में आए, इस बार हमारे यहाँ से 13 आएंगे। तो ये जो माहौल था वहाँ कंपटीशन का, वो इतना जबरदस्त था जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में उन दिनों ऐसा माहौल था। और हॉस्टल्स में एक अलग से एक विंग डेडिकेट की जाती थी, बड़ी इनफॉर्मली सी, जिसमें उन लड़कों को रखा जाता था जिसमें हॉस्टल को ये सोच थी उनकी कि शायद ये आईएएस में क्रैक कर जाएंगे। तो इससे उन्हें एक अलग तरह की अनुशासन था लोगों के लिए कि आप यहाँ पर आसानी से जा नहीं सकते, आप हल्ला नहीं कर सकते, आप इलेक्शन के वक्त में यहाँ कैनवैसिंग नहीं कर सकते। और ये बहुत, और आप समझें कि जो सबसे कम नंबर जिसके आए हैं उससे आप जो टॉपर की मार्कशीट पूछ लें तो उसे सब पता था। हर व्यक्ति चाहता था कि मैं शिखर की तरफ ही देखूं और उसी तरह से मैं यात्रा करूं। तो उस माहौल से हुआ ये कि जो लड़के जीवन में शायद लोअर डिवीजन क्लर्क या अपर डिवीजन क्लर्क करके जीवन खत्म कर देते अपना नॉर्मल कोर्स में, बड़े साधारण वर्ग के लोग, गांवों से आए, कृषि की बैकग्राउंड से आए, इंग्लिश नहीं आती थी उन्हें, लेकिन हॉस्टल के और यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट ने उन्हें इतना तैयार कर दिया कि मैं कई लोगों को जानता हूं जो सर्विसेज में आए। कोई आईएएस के लिए उसने अप्लाई किया, नहीं हुआ, एलाइड सर्विसेज में प्रयास किया, नहीं हुआ, आईपीएस में प्रयास किया, नहीं हुआ, प्रोविंशियल सर्विसेज में निकल गए, कोई नायब तहसीलदारी में निकल गए, कोई कहीं चले गए। उन्होंने अपने जीवन को कम से कम 3 सीढ़ी ऊपर पाया, सिर्फ इसलिए कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें वो मौका दिया। कमाल का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और कमाल का एक एकेडमिक एनवायरनमेंट था उस जमाने में। अब पीछे कुछ सालों बाद जब मैं गया तो मुझे लगा कि शायद वो एनवायरनमेंट अब धीरे धीरे बिखर रहा है, बड़ा दुख भी हुआ। But that was a great contribution of the university to me as well as to many others. We had excellent professors and एक वहाँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बनाई थी सरकार ने, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लड़के थे उन्हें आईएएस की ट्रेनिंग दी जाती थी। और हमारे लॉ के 5 प्रोफेसर्स वहां नियुक्त थे। इतना बेहतरीन काम, मैं समझता हूँ देश में रिजर्वेशन को हटाना है और सही मुहिम छेड़नी है तो ये मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए जिसमें आप ट्रेनिंग दें। इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग, आप विश्वास करें मेरा, हम सभी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में क्वालिफाई नहीं करते थे,
we were dying to get into that institute to be able to listen to the lectures of those professors. It was so good. They had done such a marvelous job. इतने लड़के वहां से ट्रेन होकर देश सेवा के लिए निकले, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही हमें चाहिए, हमें हर प्रांत में एक एक इस तरह की एकेडमी खड़ी करनी चाहिए जो लोगों को प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ाए, उन्हें ट्रेन करे। जैसा मैंने कहा, वो अपनी सुरभि बांटे सबके साथ। इसे आपने बड़ी खूबसूरती से बात की कि सशक्तिकरण अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है समाज हित के लिए और हर तबके का। और आपने एक बात और अच्छी बताई कि इतनी प्रतिस्पर्धा थी आपकी यूनिवर्सिटी में, अलग अलग, कोई कवि था तो कोई लेखक था तो कोई ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहा था, कोई वकालत की पढ़ाई कर रहा था, तो बहुत एक मिला जुला मिश्रण रहा आपके कार्यकाल में। एक सवाल सर मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ आपसे क्योंकि उस टाइम तो मेरी पैदाइश हुई नहीं थी सर, हम 70 के दशक की बात कर रहे हैं। तो 70 और आज की जो सर जो जनता, और जब मैंने अपनी जब कानून की पढ़ाई की तो मैं 2002 से 2007 तक कानून पढ़ रहा था, और आज का भी जो जमाना है हमारे 5 वर्षीय लॉ स्कूल का, वो उस टाइम पर हमारे देश में नहीं आया था, तो 3 साल की पढ़ाई होती थी। तो आज जो बच्चे सर जो पढ़ते हैं और इंटर्नशिप पे बहुत फोकस रहता है, स्ट्रेस बहुत रहता है, तो आप लोगों के टाइम पे सर जो 70 का जो दशक रहा, इसमें कितना स्ट्रेस लेता था एक कानून का छात्र अपने ऊपर, और इंटर्नशिप का उस टाइम कितना तवज्जो था? बहुत कम, बहुत कम। इनफैक्ट कानून की पढ़ाई थोड़ी आसान गिनी जाती थी उन दिनों। जो जिस तरह का इक्विपमेंट आप लोगों की और आपकी जनरेशन को मिला, हमारी जनरेशन को नसीब नहीं हुआ। दरअसल में वो बात तो शायद आज भी लागू है कि कानून पढ़ने का लाइसेंस तो आपको डिग्री लेने के बाद ही मिलता है, चाहे 3 साल की हो चाहे 5 साल की। फर्क ये है कि अब जो 5 साल की जितनी मेहनत आप लोग करते हैं, उसमें काफी हद तक बच्चे अब तैयार होकर आते हैं, जबकि हमारे वक्त में जो 3 साल का कोर्स था, उसमें मैंने जो विषय किए थे, वो जब मैं आगे बात करूं मेरे जीवन की, तो उसमें से कोई सब्जेक्ट मेरे आगे वाले भविष्य के लिए रेलेवेंट नहीं था। हमारे यहाँ लैंड लॉस पढ़ाया जाता था, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट की बात होती थी, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था हमारी बाद की जिंदगी से। जिन विषयों में हमें बाद में जरूरत पड़ी, वो एक भी विषय हमारे करिकुलम में नहीं थे। पर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये जो बेसिक लॉ के जूरिस्प्रूडेंस की जो बातें थी, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह प्रोफेसर्स द्वारा बताई गई। इंटर्नशिप का कोई रिवाज नहीं था। मैं आपको बताऊं कि मैं वहाँ, हमारी लॉ सोसाइटी हुआ करती थी, उसमें सेक्रेटरी था, और जितने मशहूर वकील उन दिनों के थे, के.एल. मिश्रा जी थे, सतीश चंद्र खरे थे, एस.एन. कक्कड़ थे, शांति भूषण जी थे। शांति भूषण जी उन दिनों थोड़े से यंग थे इन सब के मुकाबले में, और बहुत अच्छे वकील थे। इन सब से मैंने डायरेक्टली अप्रोच भी किया, मैं आपके अंडर में शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन वो इंटर्नशिप का रिवाज ही नहीं था वहां पर। सबके पास 5-6 जूनियर्स थे, अधिकांश जूनियर केवल सिफारिश से आए थे, और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी मुआवजा देने का कोई रिवाज नहीं था। So there was zero compensation. You were entitled to go and sit in their chamber if you so wished. The great obligation that they will do is they will not charge you for the training and the time they spent on you. तो ये हालत थी। तो इसलिए बहुत आसान नहीं था उन लोगों के लिए, मेरे जैसे, जिनकी पुश्तैनी वकालत का धंधा नहीं था, जिनके पास, जिनका कोई पुश्तैनी घर नहीं था, उनके लिए वकालत में प्रवेश करना उन दिनों बहुत मुश्किल था। इनिशियल ईयर्स में, ऑलमोस्ट फॉर फर्स्ट 5, 7 to 10 years, you should be ready that you will receive no compensation whatsoever. कोई इक्का दुक्का मुकदमा कभी आपको वकील साहब ने करने को दे दिया तो अलग बात है, वरना आप अपेक्षा बिल्कुल न रखें कि कोई आपको पैसा मिलेगा। और इसके चलते अधिकांश जो वकालत में गए, ये वही लोग थे जिनके फादर या ग्रैंडफादर की वकालत वहां थी, वो लड़के वहां चले गए जहां जहां उनकी पैतृक वकालत चलती थी, और एस्टैब्लिश्ड ऑफिसेस थे, वो ज्वाइन कर लिए। खैर जमाना थोड़ा सा आसान होता था।
हाँ, इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए जो बाहर से आए जी और जो चाहते थे वकालत करें वहाँ पर, वो बहुत आसान नहीं था। एंड दैट वाज़ द रीज़न व्हाई मोस्ट पीपल देन, अभी जो आपके यहाँ मूट कोर्ट होता है, जिस तरह की उसके लिए प्रिपरेशंस होती हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, at the press of a button you have the latest judgments available, and you can visit any university library all over the world. You can listen to Harvard lectures, you can listen to lectures Yale, all that is available to you. None of this was available at my time. तो आपको लाइब्रेरी में बहुत लंबे अरसे तक बैठना पड़ता था। आप कोशिश करें वहाँ जो सीख पाएं, वहाँ से जो ले पाएं। Same was with the research that you could do. For all that, you had to spend long hours in the library and do it. There was no other technology. There was no other. ये सब तो 80 के बाद में, late 80s में सब थोड़ी शुरुआत हुई इनकी गलतियाँ। सर, आप से जब मेरी परसों बात हो रही है तो आपने एक और अच्छी बात कही थी कि टेक्नोलॉजी की तो अपनी एक जगह है समाज में, पर चूंकि उस वक्त न कंप्यूटर का दौर था, न इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, तो एक फायदा ये रहता था कि अगर आप पहले से भी कुछ पढ़ना शुरू करें और अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आप लीगल रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके चलते कम से कम आपको 40 चीजें पता और पड़ जाती थी। बहुत फायदा था उसमें। हम डाइजेस्ट से पढ़ाई करते थे, जो सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट है, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लुकिंग फॉर सम जजमेंट, so while reaching that judgment I would read through maybe 30-40 irrelevant judgments also. तो ये आपकी जो मेंटल हार्ड डिस्क है, इसमें से कहीं जाता नहीं है, इरेज नहीं होता। आप पूरा डिलीट भी दबा दीजिए तो कहीं ना कहीं किसी कोने में रहेगा हमेशा। तो ये जो बात है कि आप बहुत दूसरा पढ़ लेते हैं। अभी इतनी टारगेटेड रिसर्च है कि I can refine my research within 10 minutes and hone on the 3 judgments which I am looking for. है बहुत अच्छा, it saves me great time. लेकिन for a youngster, उन 3 को पहुंचते हुए जो वो 30 की पढ़ाई करता, वो छूट जाती है। तो जो पहले गंगा के घाट पर जाते थे आप स्नान करने के लिए, तो आप बस्तियों से निकलते थे, आप पूरा नजारा देखते थे। अब सीधे हेलीकॉप्टर से आप वहां पहुंच जाए तो पहुंच तो गए आप गंगा के घाट पर, लेकिन जो रास्ते का माहौल था और जो आपको समाहित करने का एक मौका था, वो थोड़ा सा जरूर कम हो गया। तो दैट इज ए माइनस, but nonetheless your generation therefore is far more equipped, better trained, better versed in law and other subjects. So there is no doubt about it that my generation, I wish we had all these things available. इसमें निश्चित रूप से, और जो मैंने बात कही आपसे कि वो जूनियर्स को कुछ मुआवजा नहीं मिलता था, उसका असर ये हुआ कि मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं वकालत करूं, लेकिन अब फिर आईएएस की तरफ मुड़ने को रुझान हुआ आपका 2 कारण से। एक तो आप अपने विषय में ठीक ठाक हैं, मेरे बैच में मैंने ठीक कर लिया था, तो I was placed on the top of the list in the batch for all the 3 years. तो पर उसके साथ में ये बहुत आवश्यक था कि आप अपने आप को स्वावलंबी बन जाएं आप। तो ये तो वकालत में संभव नहीं था। तो ये आईएएस में उन दिनों 475 रुपीस की शुरुआत थी और 5 साल बाद में शायद 750 रुपए आपको मिलते थे। तो एक कंपनी है नॉर्थ में, डीसीएम, बहुत उस वक्त बहुत नाम था उसका, और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर चरत राम। उनको बड़ा शौक था सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन के लिए वो कंपनी बड़ी जबरदस्त जानी जाती थी। हिंदुस्तान की कई कंपनियां उनके सिलेक्शन प्रोसेस का वेट करती थी कि ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लड़के बुला रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, 3-4 स्टेज का इंटरव्यू कर रहे हैं, इन्हें कर लेने दें। जिनको सेलेक्ट हो जाएंगे उनको हम ऑफर दे देंगे टू बाय इंक्रीजिंग देयर सैलरी एंड कॉलिंग देम। सो ये सब जद्दोजहद से बच जाए। सो एज अ रिजल्ट, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज, वो हर साल 40-50 लिया करते थे और उनमें से सिर्फ 20-25 उनके पास रह जाते थे, बाकी लोग दूसरी ऑफर लेके चले जाते थे। उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की थी 72 में, मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल।
और उसमें स्टार्ट भी अच्छा खासा दिया था व्हेन यू लुक एट फ्रॉम द आईएएस पर्सपेक्टिव। हमारे दिल्ली के बड़े दोस्त थे, उन सब ने कहा कि ये तो आपको फर्स्ट क्लास का किराया भी दे रहे हैं, तो चलें सब साथ घूम के आएंगे दिल्ली। तो हमने अप्लाई कर दिया। उस जमाने में एज ए स्टूडेंट सबको ये था दिमाग में कि भाई इन सब बड़ी कंपनियों में तो जब तक आपकी सिफारिश ना हो कोई चांस नहीं होता है। But it was good that all such myths were exploded as I walked to the path of the journey. ये बिल्कुल गलत था। जब हम पहुंचे वहां पर तो बहुत अच्छा सिलेक्शन का माहौल, 4 stage selection था। Ultimately 2 of us got selected. And I must say the kind of training which such companies impart is an absolute joy. DCM believed in those days. DCM believed in the dictum कि ये जो लड़के आते हैं मैनेजमेंट स्कूल से, इन्हें दिमाग में होता है कि यू विल गेट अ चेंबर, यू गेट अ सेक्रेटरी, यू गेट, तो ये नोशन जरा उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप शुरुआत करते हैं तो सबसे लोएस्ट रंग का जो काम है वहां से आपको काम सिखाया जाता है। So within no time, within 6 months, everyone is absolutely disappointed and shattered. हम तो समझ रहे थे कि वो बिल्कुल साहब वाला काम मिलेगा, ये तो बड़ा उन्होंने ऐसा कर दिया। Now when I look back, the kind of training that one received was absolutely marvelous. कोटा के कुछ हमारे, मैं कोटा में था, वहाँ फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स है DCM का, so I joined them. I was selected, and after I finished law, within 2 months I was there with them, and I decided not to pursue IAS because I in any case had to wait for 1 more year before I could appear in terms of age. Right. So I joined DCM, and then they sort of trained us. उनमें सबसे अच्छी बात थी कि हर इशू में कंट्री के जो टॉप मोस्ट लॉयर्स हैं वही एंगेज होंगे। So that was the period between 72 and 75 period. I had interaction with almost all top lawyers of the country. Of course, as a junior, certainly, but it was a great opportunity of learning. Mr. MC Setalwad and Mr. C.K. Daftari, वो 80s में थे, अपने प्राइम से उतर चुके थे, but they were full of wisdom, full of sagacity, full of knowledge. और बिल्कुल वो ऐसा दरिया था कि जिसमें आप बस स्पंज की तरह घुसना चाहें तो घुसें, और जितना लेके आना चाहें आपने, वो आपके ऊपर था। So they were extremely good. Just to share 1 or 2 little things, I went to MC Setalwad, एक विशाखापट्टनम का कोई कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज का केस था, तो 3-4 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी उसके साथ में, पर प्रोटोकॉल ये होता है कि आप बोल नहीं सकते, आपके जूनियर है तो आप किसी के कान में फुसफुसाइए, वो आगे फुसफुसाएगा, फिर वो तो आपकी बात पहुंचती नहीं थी। तो वो फ्रस्ट्रेशन था एज ए यंग लॉयर फ्रेश फ्रॉम कॉलेज, हैविंग डन ऑल राइट एकेडमिकली, तो आपके दिमाग में थोड़ा ये भी होता है कि आप तो बहुत जानते हैं कानून। सो एक चौथी कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ कि वो दूसरे लोग ट्रैफिक में लेट हो गए, मैं कहीं और से आ रहा था तो मैं जल्दी पहुंच गया। मैंने स्लिप भेजी तो वो बैठे थे तो उन्होंने बुला लिया। So I was alone with him for about 10-15 minutes. So I gathered courage and said, "Sir, this is one proposition which I thought it could be considered." He said, "Yes, young man." तो उन्होंने, मैंने जो कहा, कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री थी 2, उनको देखने की बात थी। He said, "Wait." उनके लेफ्ट में एक वो रिवॉल्विंग बुक शेल्फ हुआ करती थी, आपको ध्यान हो, पुराने वकीलों के पास बुक शेल्फ थी जो रिवॉल्व करती थी जी। तो वो ही एडजस्टेड हिज लैम्प, पुल्ड आउट हिज कॉन्स्टिट्यूशन बुक, बिल्कुल टैटर्ड कंडीशन में, क्योंकि वो लाखों बार टच की गई होगी, तो आप सोच सकते हैं। और सो ही पुल्ड आउट, ही सेड, "यस, नाउ टेल मी." सो मैंने बताया, फिर उन्होंने बात रखी, मैंने फिर दूसरा कुछ बात कही, फिर उन्होंने बुक उठाई, फिर वापस देखा, फिर तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, "सर, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस फॉर लास्ट 4 कॉन्फ्रेंसेस. Each time some entry is being talked or some provision is being talked. आप हर बार किताब उठाते हैं, आपको तो सब कुछ याद है। ये उस समय की बात थी जब मुझे भी
5-7 हज़ार केसेस याद थे दिमाग में जब वो लॉ का एग्जाम वगैरह दे के आए थे। तो he smiled and chuckled and said, "Yes, young man, I remember them. I've read them hundreds of times, but I have not read them in the light in which you want me to read them." बहुत छोटी सी बात है, पर इसको मैं आज तक कभी नहीं भूला। आज भी जूनियर मोस्ट व्यक्ति कंपनीज के जब आते हैं, मुझे ब्रीफ करते हैं, कुछ भी बात कहते हैं, मैं उसी तरह से किताब उठाता हूँ और उस प्रोविजन को वापस पढ़ता हूँ उनके लाइट से जो वो बात कह रहे हैं। एंड दिस इज अदरवाइज यू बिकम कॉकी, यू बिकम कॉन्फिडेंट कि हाँ कहिए क्या कहना है, तो आई नो काइंड ऑफ। That person at 88 had this humility to refer to the provisions again and again each time to read from that perspective. ऐसा ही उसी के दफ्तरी के साथ में उनकी वकालत का अंदाज ये था कि वो जैसे चौक से अपन ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं पहले, ब्रश से, फिर चौक से लिखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे ABCD से चालू करते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से आर्ग्यू करते थे। वो ये मान के चलते थे कि जज को कुछ नहीं पता। इस विषय पर वो पहली बहस सुन रहे हैं। And from there he will pick up, depending on the questions and depending on the motions of his eyes, he would pick up that whether he should go to the 7th equation, 11th equation or 20th equation. So that is how he used to build. But the whole thing would be so clear to a lay listener who is sitting in the court कि पूरे केस में क्या बात है। Today you find that arguments may have been done for half an hour, 45 minutes, but others will get no hang as to what is the real matter. उनके साथ में 15 मिनट में ये, so these were the kind of things which one learned at a very early age and observing them. So my little message to your young friends who may be listening is to tell them that follow अभी आपके जो ओला और उबर बड़े फेमस हो रहे हैं, try and become Ola. Observe, learn, assimilate. आप ऑब्जर्व करें और ये आप हमेशा करें। आप पास करके आएंगे, आपके पास वक्त होगा क्योंकि ब्रीफ्स कम होंगे, तो आप चाहें तो कैंटीन में वक्त गुजारें अपना, चाहे तो गपशप करें, चाहे तो मूवीज डिस्कस करें, सीरियल डिस्कस करें नेटफ्लिक्स के, या आप जाके कोर्ट रूम में बैठे। और हर कोर्ट कंट्री का, चाहे वो 30,000 कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ कोर्ट्स मिलेंगे आपको जो आपको इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल ही नहीं सकती, where certain judges are so good and they can teach you so much while you are observing them. आप बिल्कुल एकलव्य बन के बैठिए वहां पर, वो किसी और को सिखा रहे हैं, किसी और को पूछ रहे हैं, कोई और जवाब दे रहा है, आप उसे सुनिए और उससे जितना आप समाहित कर सकते हैं वो समाहित करिए। Don't waste a single time. In fact, that's the best way to learn and improve your arsenal. जितना हो सके आप अपने सब अस्त्र तलाश लें इस वक्त, ये बहुत बहुत आवश्यक है। और हर कोर्ट में, कुछ कोर्ट्स में, for example, I went to Nainital about a couple of years ago. One of the judges, I would not name him, but he was so good in CPC. Everything he knew at the back of his hand. Another court, somebody was so good in CRPC. In some courts, you will find that constitutional provisions are so clearly articulated by the judge while asking questions. ऐसे कोर्ट्स में आप कुछ वक्त गुजारें और इन सब ब्रांचेस का जितना भी ग्रहण कर सकें वो ग्रहण करें। That would be a great way of proceeding. Just as an aside. सर, आपने बहुत सही बात की, क्योंकि ये बात मेरे सीनियर पे मुझे बताते थे कि आप जब भी, अगर आप हमारा भी मैटर हो गया हो चेंबर का, तो खाली ना बैठे, डोंट वाइल अवे योर टाइम, पर कोर्ट में जाके बैठे और सीखें। और मैंने खुद ये बात सर गौर की है कि जब भी आप बैठते हैं, सिर्फ अपने मैटर में नहीं, किसी और मैटर में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या अगर आप एक कोर्ट से आपको लगता है कि वहाँ चीजें कम समझ आ रही हैं, तो दूसरे कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं। तो हमेशा सीखने को बहुत मिलता है। और नई पीढ़ी, मैं भी नई पीढ़ी का ही हूँ, जो मुझसे भी जो यंग लोग हैं, वो उनको मैं समझता हूँ थोड़ा सा जल्दबाजी में बहुत रहते हैं आजकल। नो, ये हर पीढ़ी के लिए अप्लाई करता है लॉ। अभी तो हम तो सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, इट्स एन ओशन।
और जैसे ब्रीफ है तो आप ब्रीफ 2 घंटे में तैयार हो जाता है, 4 घंटे में तैयार हो जाता है, और 25 घंटे में भी आप तैयार नहीं कर पाते जी। ये तो वो समुद्र है जिसमें आप जितने गोते लगाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं मोती नजर आएगा। जी एकदम तो सर, आपने सही फरमाया। आपको मोती निकालना है तो बार बार गोते लगाने पड़ेंगे आप। सो एंड दैट इज व्हाट विल डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम द रेस्ट। ये हाँ। तो सर अगले अगले चरण पे आपको ले चलता हूँ सर। आपने डीसीएम की बात की और डीसीएम के बाद फिर आप पहुंचे हिंदुस्तान यूनिलीवर। डीसीएम के बाद में मैं फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर में आ गया। वहां पर माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ पर हर केस के लिए यू गो टू सीनियर्स। अब देखिए सीनियर्स में मैं जिक्र करूं, कोटा में 2 मशहूर वकील थे, एक क्रिमिनल में एक सिविल में, जी। और कंपनी उन्हें एंगेज करती थी। मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करके और शाम को 7 बजे 7:30 बजे डिनर करके I used to drive for about 12 kilometers because the factory was located outside the town to the city to meet these lawyers. चाहे हमारा कोई आधे घंटे की ब्रीफिंग हो, बट आई वुड सो प्लान कि 7:30 से 12 बजे तक मैं उनके चेंबर में। So they really took to me like their own son. I also treated them like my fathers. और दोनों के दोनों ने बहुत स्नेह दिया। But in the process I learned so much. So many things I learned from them. Both of them, one of them became the judge, other also he did very well. Just because they were located in a small town did not mean anything. They were as good as any lawyer in the country which I have met subsequently. And in terms of dealings, जो softer skills हैं लाइफ की, वो सीखनी बहुत जरूरी है। और अब ये जरूरत और बढ़ गई है, क्योंकि अब ये जो आप टेक्नोलॉजी आ रही है और टेक्नोलॉजी आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के साथ में, तो आपके ये सब केस लॉ निकालने की और ये सब इंफॉर्मेशन निकालने की बात तो सब बहुत आसान हो जाएगी। Now what will be required is your softer skills. मैंने कई बार शायद ये बात कही है, ह्यूमन इवोल्यूशन में 4 स्टेजेस हैं हमारी: इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, सैगैसिटी। और हम दरअसल में इन सबको आपस में कंफ्यूज करके देखते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग स्टेजेस हैं। सो लेट अस नॉट कंफ्यूज इंफॉर्मेशन विद नॉलेज। ये जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, ये जो जजमेंट्स हैं, इनके साइटेशंस हैं, ये सब इंफॉर्मेशन व्हिच कैन ऑलवेज बी गैदर्ड बाय 2 ब्राइट जूनियर्स विल गिव यू एवरीथिंग। जी। अब आप उसको क्रूसिबल ऑफ लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जरा पकाएं, तो वो नॉलेज है, हाउ टू कोप एंड हाउ टू यूज देम, एंड देन whether to use and what to use and how to use, वो जो है वो विजडम का पार्ट है। तो आप इंफॉर्मेशन से नॉलेज में ट्रैवल करें, नॉलेज से फिर आप ट्रैवल करें विजडम की तरफ। सैगैसिटी तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं वहां तक, पर वो भी एक बहुत बड़ी बात है। दैट शुड बी द काइंड ऑफ जर्नी विच आई थिंक ईच लॉयर मस्ट एस्पायर। तो डीसीएम से खत्म करके फिर मैं लीवर्स में आया। लीवर्स बिलीव्ड इन द सेंस दैट यू आर द मैनेजर। तो आप मैनेज करें, आपको चाहिए तो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन वकील हैं उनको एंगेज करें, और आप समझते हैं आप कर सकते हैं तो आप करें, निर्णय आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। सो दैट वाज अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। एंड बोथ दीज कंपनीज, एक बार एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि ये जो कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट में ज्वाइन करके, आर वी नॉट वेस्टिंग आवर टाइम बिफोर गेटिंग इनटू द बार? उसके 2 आंसर्स मैं अक्सर कहा करता हूं। एक तो ये कि हाँ, बार में आप लेट एंट्रेंट हैं तो थोड़ा सा एक नेगेटिव बात जरूर है आपके साथ में, लेकिन कॉर्पोरेट वर्क यदि आपको करना है जीवन में, तो कॉर्पोरेट्स के साथ में बिताया गया वक्त आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि आप किसी भी विषय का, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके सभी पहलुओं को देखने का जो एक तरीका है वो आप सीख जाते हैं। तो कोई भी इशू सिंगल ब्रांच सेंट्रिक नहीं होता है। जबकि आप किसी स्पेशलिस्ट वकील के पास जाते हैं तो वो अपनी ब्रांच की बात देखता है,
जैसे आंख में है तो रेटिना स्पेशलिस्ट है तो वो ग्लूकोमा नहीं देखता है, और ग्लूकोमा वाला कहता है रेटिना वाले सॉरी पास वाले केबिन में जाइए, मैं नहीं देखता। तो ये स्पेशलिस्ट के साथ में वो तकलीफ है। When you are a generalist in the corporate, then you think of issues of MRTP, you think of competition law, you think of foreign exchange regulation. You also think of what impact it can have on the labor. Can we do this? What is workable? What should be done? How will it affect the shareholders? How does it affect the society? How does it affect? So there are a lot of stakeholders in every corporation. And the success of any good manager is to strike a good balance between all the stakeholders. आपको कंज्यूमर्स को भी खुश रखना है तो क्वालिटी बहुत अच्छी देनी है, भाव बहुत कम रखने हैं। आपको शेयर होल्डर्स को भी खुश रखना है क्योंकि आपको मुनाफा भी देना है उनको। आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, जहां आप काम कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाई है आपने, आसपास के इलाकों में आप क्या कैसे देखते हैं। सरकार का भी ध्यान रखना है आपने, वो भी उनका भी टैक्सेस हैं। तो ऑल दोज वी हैव टू बैलेंस। सो इश्यूज को जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम तरीके से देखने का जो नजरिया है वो आप कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी तरह से डेवलप करते हैं। और अच्छे कॉर्पोरेट हों जहां वैल्यू सिस्टम्स बहुत अच्छे हों, इंटीग्रिटी लेवल बहुत अच्छी हो, वहां यदि आपको काम करने का मौका कभी मिले तो वो वक्त जाया नहीं होता, क्योंकि उसके बाद वहां के मैनेजर से जब आपसे मिलते हैं तो उन्हें लगता है हाँ मेरी बात ये समझ गए। So when you draft, when you give them something, they understand that yes, this is exactly the language which I wanted, or this is exactly the problem which we have to tackle. ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि आपने वही जूता पहना हुआ था पहले। You know where the shoe pinches, and you know which shoe really helped me even run without any problem. तो इसलिए वो, but corporates में एक limitation है, उनका जो दायरा है आपको उतना ही सीखने को मिलेगा। अब जैसे मैं लीवर्स में था तो वो सोप्स, डिटर्जेंट्स, फूड प्रिपरेशंस, टॉयलेट प्रिपरेशंस, इसमें बहुत काम था उनके पास, बहुत काम उन्हीं में काम था। आफ्टर अ स्टेज इट बिकेम दैट आई वाज रीजनेबली कंफर्टेबल ऑन दोज एरियाज। तो लोगों को जब वो आते थे मैनेजर्स दूसरे, उनको लगता था कि तो when you go and he has a ready answer, so he is very brilliant. That was the time when I began to think अब मेरा स्टेल होना शुरू हो गया है। जब मुझे चैलेंज नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, और जैसे ही आए मेरे पास आंसर तैयार है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप खुश हो सकते हैं पर आपके लिए वो चिंता का विषय भी होना चाहिए। तो and that was the time when I thought I must now start on my own. Some things converged because I had nothing, no house in Bombay, no place to start my little shop. बड़ा मुश्किल था। तो कुछ मित्रों ने अपना घर ऑफर किया, कुछ मित्रों ने अपना दफ्तर का हिस्सा ऑफर किया। That is how the journey began. But the levers में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंट्री में शायद ये एक ही ऐसी कंपनियां, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो which produce CEOs in addition to producing products. तो कंट्री के आज जितने CEOs हैं उनमें से बहुत बड़ा परसेंटेज कभी कभार लीवर्स में रहा हुआ होगा। तो एक्स लीवर्स के जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया, जो आपके सहकर्मी रहे हैं, वो जानते थे कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितनी आपकी क्षमता है, नहीं है। तो जब उन्हें पता लगा कि आप अवेलेबल हैं तो आपके लायक के कुछ केसेस आपकी झोली में डाले गए, आपको दिखाने के लिए कि दिखाइए क्या कैसे करेंगे आप इन सब। So that enabled, and I've been extremely fortunate personally कि मेरे ख्याल से शुरुआत के I made this midlife correction when I was about 32, 33, and within the first 3 months I had enough work to keep me busy for 14 to 16 hours a day. क्योंकि जो कहाँ जहाँ चले गए थे उन्होंने कहा 2 केस हमारे कर लीजिए, 2 केस हमारे कर लीजिए, और आप यदि थॉरोली करना चाहेंगे तो आपके लिए तो बहुत है इतना। तो then you had to bring your experience and observations on the other side of the table. What had displeased you? You try to tackle those things. So I did not like the habit of many lawyers and solicitor firms to call everybody at 4:30
but end up meeting them at 8:30, 9 o'clock and keep them waiting for 4 hours. I hated this. So I said, when I begin practice, I must make sure that I must value my time and I must value their time. So if it is 4:30, it is absolutely 4:30. I must bring them in, ask them estimated time, and then that is how I should operate. Second was the delay which people encountered in getting their drafts. जहाँ ड्यूअल सिस्टम है वहाँ थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है. पहले एक सॉलिसिटर का जूनियर कुछ ड्राफ्ट करता है, फिर वो अपने पार्टनर को दिखाता है, फिर वो बाहर के एक जूनियर को ड्राफ्ट कराता है, फिर वो सीनियर से सेटल होता है, फिर मीटिंग होती है. करते करते 15-20 दिन में ड्राफ्ट बन के शायद तैयार होता है. ये बड़ा कॉर्पोरेट्स के लिए एक नाराजगी का विषय था, लेकिन कर कुछ नहीं पाते थे उसमें. So I tried to address that by having conferences in the afternoon, understanding, finishing, then dictating the same evening, receiving the draft, correcting the same night. So almost the next morning, people had the things ready. क्योंकि आप वकालत में सबसे बड़ी दुविधा जो है सबके लिए है, मुकदमा आपके पास आज आया, उसका रिजल्ट 5-7 साल बाद दिखेगा. तो उन 5-7 सालों में क्या दिखाएंगे आप? तो आपके पास वो दिखाने का क्षमता नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है. तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है. यदि कॉर्पोरेट जैसे वर्क आता है आपके पास, तो वहां कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कम से कम पढ़ के आपको जज और गेज कर सकते हैं. तो तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं कि हमने 4 पहले वकीलों को भेजा था, उन्होंने कैसा ड्राफ्ट किया था और अब कैसा ड्राफ्ट आया है. तो ये दिखाने के लिए तो बोथ इफ यू टू मिक्स थॉरनेस विद स्पीड, तो आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप अपना दिन जितना लंबा खींच सके उतना खींचें. तो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे. तो मैं जब भी मेरे यंग दोस्तों से बात करता हूँ, उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आपको 14 से 16 घंटे काम कम से कम हर दिन करना है. और रोज डायरी में नोट करें आप, जिस दिन 2 घंटा 3 घंटा कम काम हुआ तो लिख दे -3, -2. महीने के अंत में जाके उसे पूरा करें. ये बिल्कुल उसके बिना काम नहीं बनेगा. इसमें आपने पढ़ी होगी मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलियर्स. तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमाम वोकेशंस को, प्रोफेशंस को स्टडी किया. म्यूजिक में, टेनिस में, बैडमिंटन में जो लोग सक्सीड किया, जिन्होंने, कि कॉमन फीचर क्या रहा, क्यों सक्सीड किया उन्होंने. तो उन्होंने कहा कि 10,000 घंटे आप जब किसी भी चीज को कर लेते तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, महारत हासिल हो जाती है. आप लॉ के लिए मैं इसे शायद 15,000 घंटे करूंगा 10 की जगह. तो अब आप ये विचार करें, आप तो खुद बहुत अच्छे वकील हैं, कि यदि 2 घंटा रोज आप कोर्ट में बहस करते हो, एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट और इजी इट इज, 2 hours every day you are addressing the court, mind you. So which is not very easy and not given to too many, correct? Absolutely. 220 days in a year are the court's function. Let us assume all the days they function and you are addressing the court every single day for 2 hours a day. You will clock in 440. And let me say you also do another 60 hours in some marathon matter, long hearing, सब कर लिया. तो आप एक साल में 500 घंटा क्लॉक करते हैं. तो 10,000 घंटों के लिए आपको 20 साल की तपस्या तो निश्चित है, कम से कम. और मेरे 15,000 को माने तो आप 30 साल लगेंगे आपको एक्सपर्ट कहलाने में, महारत हासिल होने में. और ये प्रोफेशन उस तरह का है. इस तरह की जद्दोजहद, तो 3 चीजें चाहिए इस प्रोफेशन के लिए. आपको जूझने की क्षमता चाहिए, खूब कस के, जज्बा चाहिए और जुनून चाहिए. ये 3 ज आप मिला लें, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता. बट दिस यू विल हैव टू, देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस. सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और मैं समझता हूँ सिर्फ हर तबके के वकील के जरूरी, चाहे वो नया हो पुराना हो, क्योंकि आपकी सिर्फ 5 डेकेड्स की प्रैक्टिस हो गई है.
और अभी भी आप हर दिन 14 से 16 घंटे देते हैं प्रोफेशन में सर। इट्स सबके लिए जरूर, उसके बिना आप चल ही नहीं सकता। आप हमारे जितने जजेस देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में हैं, वेरी कमिटेड, वेरी कमिटेड। Each of them, either they must be sleeping at about 2 o'clock, or those who sleep early must be getting up at 3 o'clock or 4 o'clock. People don't know what kind of work they put in. All judges in the high courts and all judges, कितने briefs हैं और कितनी सारी मेहनत है उसमें. All of them, and then after finishing all that, they come and dictate judgments and they do such a brilliant job. तो आप कहीं हो, चाहे वकील हो, सीनियर वकील हो, आपको ये 14-16 घंटे का गड़बड़ तो जिंदगी भर के लिए सहन करना ही है, पर उसमें मजा आएगा आपको, आपका पैशन डेवलप होगा, यू विल एंजॉय, एंड ईच डे लाइक व्हाट आई वाज सेइंग दैट योर कॉम्प्लेसेंसी आपको महसूस हो गई कि कोई आया और आपने फटाक से जवाब दे दिया और बड़ा खुश हो गया वो, ये प्रोफेशन में आसानी से नहीं होगा. You will be brought new problems, new laws, new developing laws. Technology has made it even more interesting. पहले import का अर्थ होता था जो नाके से निकल के आए, अब जो सीधा डाउनलोड हो गया उसको कैसे करेंगे? So things of that kind. So you know, the enormous amount of learning which is taking place, and I think it is very necessary for every lawyer. अभी तो कि आप अपने टूल्स को शार्पन करते रहें जहां जहां मौका मिले. मछुआरों के लिए जो कहावत है, जी जी बताएं सर. मछुआरों के लिए है, मछुआरों के लिए अभी तो अप्लाई ज्यादा करता है ये. मछुआरों के लिए कहावत है कि जब आप समुद्र में तूफान आया हुआ हो तो अपना जाल ठीक कर लें ठीक से. अभी बाहर समुद्र में तूफान चल रहा है कोरोना का, तो प्लीज रिपेयर योर नेट perfectly. So this is the time to do that. जी. Alternate saying is a smooth sea never made a skillful sailor. तो skills हमेशा आपको अपनी काम में रखनी होती है. अभी तो टर्बुलेंस बहुत है. बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. अभी तो टर्बुलेंस बहुत है. इसीलिए सर मैं अब 70s की हमने आपसे बात की, अब आप 80s में आ गए थे, आपने अपनी शुरुआती प्रैक्टिस शुरू कर दी थी सर. तो 80 में थोड़ा सा और एक दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा. आपने मुझे सर उस दिन बताया, बड़ी एक अच्छी बात बताई आपने कि जितनी आपकी सेविंग हुई थी अभी तक बतौर एक इन हाउस लॉयर, अगर मैं उसको टर्म को यूज करूँ, तो बहुत लिमिटेड सेविंग थी. आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर रहे थे सर. जो भी इंडिपेंडेंट लॉयर है, चाहे मैं हूँ, आप कोई और वो, हम समझते हैं कि इसमें तकलीफ बहुत है सर, ये रास्ता आसान नहीं है. और उसमें जो भी आपकी जमा पूंजी रहती है, खर्च भी बहुत जल्दी होती है, क्लाइंट के आने का अंदेशा होता है नहीं होता, उसमें बड़ी सारी क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं. तो इस पे आपने एक बड़ी अच्छी बात सर मुझे बताई कि जो आपकी धर्मपत्नी है मैडम, उनसे आपने बोला कि आपको 1000 दिन की मोहलत दी जाए सर. तो उसके बारे में थोड़ा और बताएं. जी. किसी भी नए काम को आप शुरू करें, कोई भी नया काम, एक दुकान लगाएं, एक होटल चलाएं, कुछ भी आप नया काम शुरू करें, ईमानदारी से उसके लिए आप 1000 डेज दें उसे. आपको 1000 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है. And you must take a stock of the whole situation in 1000 days. That's my belief. This is a reasonable period of trial, और उसमें आप पूरी शिद्दत के साथ घुस जाएं और प्रयास करें. आपने कहा तो देखिए, मैं 72 में शुरुआत की थी मैंने काम करने की, और 83 तक 11 वर्षों में. Now please think back. Today maybe we charge 5 times that money for one hearing. पर पूरे 11 साल में मेरे पास कुल 2 लाख रुपए बचे थे, मेरे प्रोविडेंट फंड और दूसरे ग्रेचुइटी वगैरह सब मिलाकर. और जो ऑन डे 1, now when I was living at Nepean Sea Road in a beautiful place given by the company, my office was in a beautiful place in the most expensive location in Back Bay Reclamation. आपके पास अच्छा चैम्बर था, पूरी किताबें जो चाहिए थी सब कुछ थी. तो ये बहुत आवश्यक है वकील के लिए भी, या किसी भी काम, डॉक्टर हो उसके लिए भी, कि आप अपना एस्टेब्लिशमेंट वैसा बनाएं शुरुआत कि जिसके आप आदी हैं. जो वकील सीधा आया है, मैं समझता हूँ उसके घर में जरूर जगह होगी, उसका पैतृक घर होगा. मेरा तो कुछ नहीं था बम्बई में. I did not have my own home. I was living in a company house, so I had to vacate that, and I had to vacate the office. तो मैंने जो बुक सेलर थे हमारे, उनको बुलाया कि भाई ये किताबें सब नोट कर लीजिए, ये तमाम किताबें मुझे मेरे नए दफ्तर में चाहिए.
एक हमारे मित्र ने हमें थोड़ी सी जगह ऑफर की, तो हमने वहाँ छोटा केबिन बना लिया 12 बाई 12 का, जो मेरे वहाँ के केबिन से छोटा था थोड़ा। तो बस वहाँ शुरुआत हो गई हमारी। और वो जो 1.5 लाख की किताबें खरीदी, 25,000 की सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी और 25,000 का वो केबिन बनवाया हमने, तो पूरे 2 लाख रुपए 0 हो गए। तो हमने अपनी पत्नी से कहा, देखिए अब आप 1000 दिन की मोहलत हमें दीजिए, हम आपको कोई वक्त नहीं दे पाएंगे, तो उसकी अपेक्षा मत करिएगा बिल्कुल, पर आपको जो किचन चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मैं जरूर आपको ला के रख दूंगा। And so I came to 0 in 83 and I had virtually no savings left at all, absolute zero. But as I mentioned, I was fortunate, many of the friends who had gone to other organizations, so that work came, and within 2, 3, 4 months गाड़ी थोड़ी थोड़ी चल पड़ी थी। और इसमें तो ऐसा है कि आप एक ही ब्रीफ को खूब अच्छी तरह से पढ़िए तो लोगों को लगेगा कि भाई तो बहुत काम है इनके पास, बैठे हुए हैं तो चेंबर में। But I had reasonable amount of work, so that continued. You had asked me a question the other day when we were informally talking, आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली क्यों नहीं शिफ्ट हुए? जी सर। By 89-90 जब 7-8 साल हो चुके थे, तो मुझे कई मित्रों ने, क्लाइंट्स ने, कई ने कहा कि साहब आप तो वहाँ जाइए, वहाँ तो थोड़ा स्कोप है। इच्छा भी मेरी बहुत थी। कुछ मेरे मित्र हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी हो गए थे। ये आप बार लेट ज्वाइन करने का ये खामियाजा देखिए अब आप जरा, ये भी तो बात तो सही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से यदि जब आप एक एप्पल कार्ट बना लेते हैं जिसमें एप्पल सब सज जाए, फिर आपको इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप उसे फिर 0 करके फिर नीचे लाएं और फिर तो दिल्ली की बात थोड़ी सी है, मेहनत बहुत है हाँ सर, उसमें बड़ी थोड़ा मुश्किल। Therefore to restart at a new location, यहाँ तब तक वो बात हो गई थी कि 4-5 दिन के बाद ही मैं अपॉइंटमेंट दे पाता था लोगों को। तो ये जो लोग वेट कर रहे हैं, वहां से आप ऐसी अवस्था में जाएं जहां आप खिड़की से वेट करें दूसरों के लिए, ये क्यों करें? बस ये एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। और इसमें मैं समझता हूँ मेरा प्रभाव मेरे मैटरनल अंकल हैं, जो मेरे गाइड गुरु सब रहे, जीवन में मेंटर रहे, जो बहुत सीनियर वकील थे राजस्थान हाई कोर्ट में। उनकी चेंबर से कुछ कई जजेस निकले जो रीच द सुप्रीम कोर्ट, रीच हाई कोर्ट्स, बहुत। तो उनको भी बहुत उनके मित्रों ने कहा आप दिल्ली आइए, क्रिमिनल लॉ में बहुत महारत हासिल थी उनको। कहा, उन्होंने कहा यहाँ तो पूरा शहर जानता है मुझको, और आई हैव टू से नो टू वर्क, एंड व्हेन आई एक्सेप्ट वर्क पीपल आर डिलाइटेड। क्या मैंने मुकदमा ले लिया है? वहाँ इट विल बी द अदर वे अराउंड। So why should I do that? For what earthly reason? तो मैं समझता हूँ वो प्रभाव भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर हमेशा से रहा। इसलिए फिर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया वापस उसको 0 करके फिर से शुरुआत करूं दिल्ली में। तो और फिर यहाँ से दिल्ली के कुछ केसेस किए मैंने, गया मैं, पर चूंकि जिस तरह का हमारा सिस्टम है 3-4-5 दिन का वेट करें आप, तो बहुत क्लाइंट्स के लिए तो संभव नहीं होता कि आप वकील बाहर से ले जाएं, 4-5 दिन उन्हें वेट कराएं, 2-3 ट्रिप कराएं, तब जाके केस हो, तो ये तो संभव नहीं था। और एक केस के लिए आप इतना वक्त जाया करें और यहाँ क्लाइंट्स को सर्विस ना दे पाए, वो आपके लिए संभव नहीं था। तो इसलिए वो काम नहीं हुआ। सर आपने एक बहुत अच्छी बात जी और भी की थी जब हम सवाल जवाब कर रहे थे इन्फॉर्मली, कि आप अपने शायद एक बड़े दफ्तर में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त आपको कुछ कर्ज की जरूरत थी बैंक से। वो बड़ा अच्छा वाक्य आपने मुझे बताया। मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों तक वो बात जरूर पहुंचनी चाहिए, और उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही बैंकर साहब से उठते उठते, तो वो उसका सर जरा विस्तार से वर्णन कीजिए। दरअसल में हुआ ये कि मैं, जिन मेरे बहुत करीबी मित्र ने मुझे दफ्तर ऑफर किया था कि आप, ये मेरा दफ्तर है, वहाँ छोटी जगह अपने केबिन बना लीजिए, तो ना उन्हें उम्मीद थी ना मुझे उम्मीद थी कि 1 साल में गाड़ी ठीक से चल पड़ेगी इतनी। तो क्लाइंट्स आने लगे, तो बैठने के लिए, वेट करने के लिए अधिकांश लोग उन्हीं के दफ्तर की साइड में सब, तो साल भर में उन्होंने कहा भी अब तो मेरे ख्याल से चल गया है मामला, तो अपन
ऑफिस देखते हैं दूसरा। मैं कहा जरूर, आई थिंक यू आर राइट। सो आई गॉट द हिंट एंड आई स्टार्टेड लुकिंग। बम्बई में हाई कोर्ट के आसपास का जितना इलाका है, वहाँ जितने दफ्तर हैं, वहाँ पगड़ी सिस्टम है। पगड़ी का मतलब वो किराए में है, पर आपको कैश में पैसा देना पड़ता है उसकी वैल्यू के बराबर। पगड़ी रस्म, दिल्ली में पगड़ी रस्म भी कहते हैं जी। हाँ, तो वो पगड़ी, वो किराए की रसीद आपके नाम ट्रांसफर हो जाती है। तो पहला किराएदार चला जाता है, लैंडलॉर्ड जानता है कि मैं इसको खाली तो करा पाऊंगा नहीं, इसी तरह से थोड़ा पैसा बना लूं, तो वो आपसे पगड़ी वसूल कर लेता है। तो मैं तो कॉर्पोरेट वर्क करता था, तो कैश का तो नामो निशान नहीं था, वो तो सब चेक से जो भी आ रहा था वो। तो फिर हमने नारीमन पॉइंट, एक जगह है जो नई बनी थी बैकबेर समुद्र को रिक्लेम करके, वहां देखा तो वहां आउटगोइंग्स बहुत जबरदस्त थी महीने की। आफ्टर ओनिंग द प्लेस, यू पेड थ्रू योर नोज, एंड पीपल हु वर देयर, वो दे वर ऑल द टाइम क्रिबिंग अबाउट इट कि भाई आउटगोइंग्स बहुत ज्यादा है। तो वहां एक मेरे दूसरे मित्र हैं जिन्होंने भी जीवन की ऐसे शुरुआत की थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने देखा है, ये मेरे काम का तो नहीं लगा, पर जब देखा दफ्तर तो लगा तुम्हें सूट करेगा ये। तो मैं गया देखने, मुझे वाकई में बड़ा अच्छा लगा। खिड़की से सामने विधान भवन दिखता है, व्यू बहुत अच्छा था। और वहाँ कोई गारमेंट की का एजेंसी थी जो उस दफ्तर में, उन्होंने बड़ी अच्छी अलमीराज बनाई थी जिसमें मेरी तमाम किताबें दो दो शेल्फ इतनी डीप थी, वो आसानी से आ सकती थी। तो यही देख के शायद उन्होंने कहा कि तुम्हारे काम आएगा ये। तो मैंने वो दफ्तर के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। पर अब आप सोचें, जिन्हें 2 लाख रुपए 1 साल पहले खर्च किया हो और 0-0 हुआ हो, उन्हें आप 6.5 और 9 लाख रुपए खर्च करने को कहें दफ्तर में, तो कैसे संभव होगा। तो मेरे मित्र वो चेयरमैन को जानते थे एक बैंक के, उन्होंने कहा चलिए कुछ लोन का प्रबंध करते हैं अपन। तो हम गए, तो उन्होंने बैंक के चेयरमैन से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रिसीव किया। मैं अपना थोड़ा सीवी बना कर लेकर गया था, साहब ये मैं डिबेटिंग करता था, ये मेरे गोल्ड मेडल्स वगैरह मिले हैं इलाहाबाद में, और ये पहले साल में ये सब क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स के नाम अच्छे थे क्योंकि वो मल्टीनेशनल थे, सब बड़ी कंपनियां थी। दिखाने के लिए ठीक था, भाई पहले साल में ये सब लोगों ने आप पर विश्वास किया है थोड़ा। उन्होंने अपने जनरल मैनेजर को बुलाया, तो उन्होंने कहा साहब वकीलों के लिए तो हमारे पास कोई स्कीम नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं कहा ये तो मुझे मालूम था वो तो स्कीम नहीं है, पर फिर भी। तो उन्होंने रिग्रेट करते हुए कहा, तो मैंने उठते उठते सिर्फ उनसे एक बात कही, मैं कहा साहब घोड़ों पे दाव लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इंसानों पे दाव बहुत कम लोग लगा पाते हैं। तो उन्हें वो बात अखर गई जरा। तो जब हम निकल के बाहर आए, तो उन्होंने अपने मित्र को फोन किया जो मेरे साथ, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, कि भाई ये बात बड़ी तीखी कही इन्होंने, पर है बात सच्ची, मैं कुछ करता हूँ। तो 10 दिन बाद फिर उनका फोन आया कि आप आइए मिलिए। तो आए, तो फिर उन्हें जनरल मैनेजर को बुलाया। He felt rather peeved कि क्या है, what kind of person is this, again and again they are coming। उन्होंने कहा हम 18% ब्याज लेंगे और 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकते आप। मैंने कहा दोनों मंजूर है। तो जो कॉर्पोरेट्स को डील करते हैं रोज सुबह से शाम, उनके लिए बिल्कुल अनहोनी बात थी, क्योंकि वहां तो वो लोग कहेंगे नहीं साहब 3 नहीं साहब 5 करिए, 7 करिए, साहब 18% नहीं, इसको 14% करिए, ऑल द यूजुअल नेगोशिएशंस। सो आई सेड यस इमीडिएटली। उन्होंने कहा आप कैसे सर्विस, कैसे? मैंने कहा मैं जानता हूं, मैं आपका लोन सर्विस करने की अवस्था में नहीं हूं, मुझे सिर्फ चेक साइन करने के लिए पैसा चाहिए ताकि मैं दफ्तर खरीद सकूं। मुझे अगले साल भर के अंदर आपको ये लोन चुकाना होगा, बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू सर्विस द लोन। हमारे प्रोफेशन में ये रिवाज है कि हम एडवांस मांग सकते हैं, क्योंकि हमने काम भी किया हुआ है सब हर केस में। मैं अपने तमाम क्लाइंट्स के पास जाऊंगा, किसी के 2 केस कर रहा हूँ, किसी के 5 केस, किसी के 4 केस, तो उनसे थोड़ा थोड़ा एडवांस इकट्ठा करके, और जैसे ही थोड़ा अमाउंट बनेगा मैं आपको भेजूंगा। ये मेरा प्लान है, इसीलिए मैं एनीवे दैट वाज सैंक्शन। 8वें महीने में, 7वें 8वें महीने में मैंने वो लोन पूरा चुका दिया। तो दैट इज बिकॉज आई कुड टेक सम लिटिल एडवांसेस फ्रॉम वेरियस क्लाइंट्स। तो नए वकील के लिए ये आसान नहीं है, पर्टिकुलरली यदि उसका बैकग्राउंड नहीं है और वो पेरेंटल
मनी नहीं यूज करना चाहते हैं, अपने पाँव पर ही खड़ा होना चाहते हैं। अब तो काफी सहूलियतें हैं, अब तो लोन्स मिलने लगे हैं, लोन, होम लोन भी आसान है। उस जमाने में बिल्कुल नहीं थे, बहुत मुश्किल थी। बट आई थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी डन एंड देन थिंग्स कैन बी। आप में हुजूर सिर्फ जुनून होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जो मैं इलाहाबाद से सीखा था, सर आपने बहुत वहाँ अच्छी भी बात की, क्योंकि आज भी सर कई वकील भाइयों को हमारे क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता सर। अभी बैंक अगर कॉल करे आपको, बोले आप वकील हैं, तो आपके मुंह पे फोन रख देते हैं सर अभी बैंक। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क आया है सर उस चीज में। ऐसा है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बहुत बहुत खूब बताया। आप संकल्प करें बस, कुछ नहीं। जुनून हो आपके पास, जज्बा हो, मुश्किलें आएंगी, बट वंस यू रीच द हाईवे, दिस इज दैट प्रोफेशन जो गली मोहल्लों से होकर गुजरता है, इसलिए आपकी स्पीड नहीं बनती है। जगह जगह चौको ब्लॉक है, बैलगाड़ियां आगे हैं, आप हॉर्न बजाते रह जाते हैं, कुछ जगह नहीं मिलती आप, लेकिन वो तुरंत आपको 2 किलोमीटर बाद में हाईवे पे लाके खड़ा कर देती है। और फिर आप हैं, आपकी गाड़ी है और आपकी चलाने की क्षमता है, आप चलाइए। वो पहुंचने के लिए ये थोड़ा सा 5-7 वर्ष का जद्दोजहद है, थोड़ी परेशानी है। उससे निराश हताश मत होइए, वो जुगनू वाला जुनून रखिए, अंधकार सब हट जाएगा। आप बड़ी देखिए, सुंदर बात आप ईमानदारी से काम करें, अपने ब्रीफ पे पूरा मेहनत करें, अपने क्लाइंट को कभी बकरा ना समझें। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, आप कितना बड़ा ब्लेसिंग है ये लॉयर्स और डॉक्टर्स के लिए, कि जो हमारा अन्नदाता है वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है और फीस देता है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको जीवन में? कि आप जिससे आपका घर चल रहा है, आपके एसोसिएट्स का घर चल रहा है, जो आपकी किताबें खरीद के आपको संभव करता है, आप इतने गैजेट्स खरीद लेते हैं, सब कुछ करते हैं। जी, जी। वो आदमी, वो अन्नदाता आपकी हाजिरी में बाहर वेट करता है आपके लिए, और आपको पैसा दे देता है, उसके बाद में हाथ जोड़ता है, बड़ा खुश होता है कि आपने बड़ा मेहरबानी की मुझ। इससे बड़ा क्या चाहिए आप? उसे आप कभी ये मत समझें कि वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम, वो अन्नदाता है। आप उससे वैसा ही करें जैसे आप अपने खुद के केस में क्या करते। जिस दिन मुझे दिमाग में ये आ जाएगा कि इससे मुझे, इस सलाह से मुझे क्या फायदा है, नुकसान, उस दिन मुझे संन्यास ले लेना चाहिए वकालत से। The day I think what is in it for me, and this I am mentioning to my lawyer friends of various sort of experience in life, चाहे वो 1 साल के हों, आने वाले हों, या 20 साल के वकालत करने वाले दोस्त हों, उन सबको मेरी सलाह है, आप ईमानदारी से काम करें। यदि पिटीशन नहीं फाइल करनी है, न करें। जस्ट टू स्केयर द पीपल एंड देन मेक द एंटिसिपेटरी बेल के साथ पिटीशन लगा देंगे आप, नहीं समझिए। क्लाइंट आप पर भरोसा करता है जी। आप पर विश्वास करता है, वो आपके जजमेंट पर, उसको लाइक डॉक्टर, you must be a doctor who will give honest opinion. If surgery is not needed, he will tell you surgery is not needed. He knows I'm losing so much of money. तो यदि आप साल में 50, 60, 70 पिटिशंस को मना नहीं कर रहे हैं, मत फाइल करिए, डोंट वेस्ट गुड मनी ऑन अ बैड केस, तो मेरे ख्याल से आप बढ़िया वकालत नहीं कर रहे हैं। You must have cases where you should say no, I don't think we should. You may be wrong. जिस तरह से जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हो सकता है कभी किसी केस में आपका जजमेंट गलत हो, मुकदमा चेंज होकर वो कहें कि नहीं नहीं आपको मिलना चाहिए था। somebody can come and ask you, कोई आपने तो मना किया था, देखिए वो जीत गए हमारे कॉम्पिटिटर, पॉसिबल है। लेकिन आपने ईमानदारी से वो सलाह दी उनको। आप मेरा विश्वास करें, यदि आप उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, उस तरह की प्रैक्टिस में कंपटीशन बहुत कम है, तो आप अपना एक छोटा सा निश तैयार कर लेंगे। और उसके लिए जो ग्राहक हैं वो इतने ज्यादा हैं, लोग इतने ज्यादा हैं कि आपको कभी दिक्कत नहीं। परेशानी ये है कि सक्सीड करने की जल्दी में हम वो एक कदम गलत उठा लेते हैं शुरुआत में। वो बिल्कुल उसको रोकना बहुत जरूरी है। सर आपने एकदम सही बताया जी।
Our value system must be absolutely impeccable. And there is a separate niche, a separate market for that kind of lawyers. And most major, particularly आप corporate काम कर रहे हो, even criminal law, even other branches of law, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो हवा चारों तरफ फैल जाएगी कि भाई इनकी बात अलग है, ये बेईमानी का काम कुछ नहीं होने देंगे, न करेंगे। तो उस तरह के जितने होंगे तो आपकी जो संगति रहेगी वो भी अच्छी रहेगी। तो जो व्हाइट कॉलर क्राइम में काफी उलझे हुए हैं वो थोड़ा दूर रहेंगे आपसे, कोई हर्ज नहीं है उसमें। आई थिंक इट्स नाइस टू बी इन गुड कंपनी ऑफ पीपल, गुड पीपल ऑल द टाइम। आई थिंक दैट वुड बी अ पॉजिटिव बोनस फॉर यू। आपने बड़ी अच्छी बात की, ईमानदारी और मानवीयता दोनों बहुत जरूरी हैं कानून के हमारे क्षेत्र में। और बहुत जरूरी। एक छोटा सा वाक्य से मैं अपना शेयर करना चाहूंगा कि मैं 2 साल पहले किसी पार्टी में गया और एक सोशल इवेंट था, मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे। तो एक यंग व्यक्ति होंगे, मेरी उम्र के होंगे मेरे हिसाब से, तो मेरे पास आए और चेयर्स वगैरह उन्होंने किया और मेरे से उन्होंने 2 बड़े अटपटे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि अच्छा वकील है तो कौन सी वकालत करते हैं? मैंने कहा जी मूलतः मैं फौजदारी का वकील हूँ और कभी कभी दीवानी भी कर लेता हूँ। जो फॉलो अप क्वेश्चन था उनका बड़े परेशान करने वाला था मेरे को, वो ये था कि आप वकालत तो करते हैं पर आप सेटिंग वाले वकील हैं या बहस वाले वकील? तो ये आप ये सोचिए कि कितना क्रूड अपने आप में सवाल था। तो मैंने जब बोला देखिए मुझे तो सिर्फ बहस करनी आती है, मैं तो प्रथम पीढ़ी का वकील हूँ और मेहनत के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने फटाक से मेरे को बोला तो आप मेरे किसी काम के नहीं। मैंने कहा देखिए मैं आपके काम आ सकूँ ये मेरे लिए परेशानी की बात हो जाएगी, क्योंकि जिस किस्म का वकील ढूंढ रहे हैं उस किस्म की हमारी वकालत है नहीं। आपने जैसे एक बड़ी अच्छी बात रखी कि ईमानदारी और मानवीयता बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स को मना करना पड़ता है सर कि देखिए इस केस में जबरदस्ती कोर्ट ना जाए, उसका दरवाजा ना खटखटाए। और ऐसा कई बार वकीलों को हमारी समझ आ जाती है और कई बार नहीं आती सर। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात सर, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस का ये जो दौर रहा सर 5 दशकों का, इस पर मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ कि जब आपने वकालत शुरू की तब आपने हमें एक बात बताई कि किताबों का दौर था, उसके बाद फिर सूचना प्रौद्योगिकी आई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, और जो बातों बातों में उस दिन एक बात निकल के आई सर बड़ी अच्छी, आपने बताया कि आपने पहला कंप्यूटर जो लिया था मिड-80s में सर, उसकी जरा हमें कहानी बताएं और उससे कैसे आपकी रिसर्च में और आपकी प्रैक्टिस में इजाफा हुआ, उस पर थोड़ा सा चर्चा। देखिए ऐसा था कि मैं लीवर्स का कायल रहा और शायद जीवन भर रहूंगा, क्योंकि उस कंपनी ने मुझे बहुत इज्जत है उसके लिए, क्योंकि इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस, जो वैल्यूज में लाइक करता हूँ जीवन में वो सब है। लेकिन उन दिनों कई बार होता है, दौर आते हैं कंपनियों में जहां किसी कारणवश कोई बहुत टेक्नोलॉजिकली सेवी लोग टॉप पे नहीं होते हैं या उन्हें लगता है कि ये गलत है, पैड है। तो मेरी बहुत इच्छा थी कंप्यूटर हमें मिले एज ए लॉयर कंपनी की तरफ से। उन दिनों 3-3.5 लाख का कंप्यूटर बड़ा वाला आया करता था, छोटे तो शुरू ही नहीं हुए थे पर्सनल कंप्यूटर्स। तो अब बड़े कॉर्पोरेट में कई बातें होती है जो हम अब मैं समझता हूँ कि हाँ उनका मना करना जायज था। एक को सैंक्शन करेंगे तो हमें 50 की रिक्वेस्ट को मना करना आसान नहीं होगा। लेकिन आप जब अपने क्षेत्र में देखते हैं तो आप नहीं वो बात सोच पाते हैं चेयरमैन की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से। अब मैं सोच पाता हूँ उस दृष्टि से, तो वो नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने वकालत शुरू की तो मैंने जो मेरे वहाँ आईटी के दोस्त थे, जो आईटी के इंचार्ज थे, बहुत करीबी मित्र है मेरे अभी भी, तो उनसे कहा कि भाई मुझे ये कंप्यूटर तो लगाना है। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, तो वी सेलेक्टेड ए कंप्यूटर। वो 50,000 रुपए का कंप्यूटर, which was imagine, you know, it was almost 1/4 of the amount which I had spent on day one. So it was very, and this was just after a year and a half. तो सवाल ये था कि आप 20 MB वाला लगाएं कि 40 MB वाला लगाएं। अब आप सोचे जरा, आज तो 1 TB भी कम पड़ता है, 2 TB भी कम पड़ता है। 2 TB की हार्ड डिस्क है मेरे पास, वो कह रहे हैं साहब एक आध और लगवा ले साइड में, कि आजकल तो बाहर से आ गई 8 TB वाला वो आप। तो all those kinds of things have changed. 40 MB versus 20 MB was the kind of debate which was going on. So that was the situation. Ultimately we did it, but और नतीजा ये हुआ उसका कि पूरा ऑफिस वो टेक्नोलॉजी की तरफ, वरना जो हमारे स्टेनोस थे बहुत काबिल थे, बहुत अच्छे हैं। मेरा तमाम स्टाफ जो है वो पिछले 40 साल से मेरे साथ है, कोई नहीं गया है।
वो मेरे परिवार का हिस्सा है. Each one of them are still there. Every single person whom I started with in 83 is with me. A few more have been added. That's all. But none of them have gone anywhere. Just as I have grown slightly, they have also grown in their own lives. And so from typewriter, we moved to this, and it was such a delight that you could make corrections. Otherwise, many a times you had to compromise earlier. कि ड्राफ्ट में आपको लगे कि ये पेज 8 चेंज कर दें जरा, फिर आपको लगेगा कि ये तो बाकी के 20 पेज वापस करने पड़ेंगे बेचारों को. कई बार आप उसको आगे पीछे कर देते थे. ये कन्वीनियंस जब आई तो it became such a delight. Then I hired somebody to write a small program for me to make a personalized, case law का search engine बनाने के लिए. तो सर्च इंजन तो नहीं, जो एक्सेल होती थी, एक्सेल में उन्होंने एक एक्सेल को यूज करते हुए प्रोग्राम बनाया where I could put the query and the answer would be there of the all this. So ये करीबन 86-7 के आसपास चला. 87 में IIM अहमदाबाद से 2 बहुत ब्राइट लड़के MBA करके बाहर आए और उन्होंने कुछ फंडिंग भी की, अच्छा प्रेजेंटेशन भी किए और ज्यूरिक्स बनाया उन्होंने, जो कई साल चला. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. They went to रिजर्व बैंक से कहा कि आपके इतने नोटिफिकेशन इतने सारे निकलते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, हम उसको कोडिफाई कर देंगे, उसको एसिमुलेट कर देंगे. वो काम उन्होंने किया. यही काम सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स के केसेस के सिलसिले में उन्होंने किया. यही काम सुप्रीम कोर्ट केसेस के कोडिफाई करने में किया उन्होंने. बहुत अच्छा. And I and one more senior lawyer, Justice Zayatullah के बेटे हैं, वो we became the 2 initial persons to tell them कि ये यहाँ पर ये change करिए, यहाँ पर ये लगाइए. That was also a great learning process for me also, but that helped a great deal. तो अब कंप्यूटराइजेशन से ये हुआ कि 1983 से 84-85 से आज तक की मेरी जितनी मीटिंग्स मेरे क्लाइंट्स के साथ हुई, और ये मैं आपके यंग लॉयर्स को कहना भी चाहूंगा कि आपकी जब मीटिंग हो, और चाहे जयंत जी आप भी फॉलो करना चाहें तो जी, उसका तुरंत 1 पेज की समरी, आधे पेज की समरी उसी दिन बनाएं. जब तक वो न बने तब तक आप हटे नहीं. सो आई हैव ए 1 पेज समरी of each meeting which I had, चाहे वो 6 मीटिंग हुई, दिन में 8 मीटिंग हुई, जब तक मैंने उस पर नोट नहीं लिखा दिया और वो नोट मेरे कंप्यूटर में नहीं गया, तब तक मुझे चैन नहीं. अगले दिन की मीटिंग नहीं करूंगा. So I have everything right from 85 onwards till date. All my meetings are recorded with me there in my own little shorthand kind of thing. If this was the issue, this is what I advise, and this is what I advise in this context, for my own refresher. And I think that should be done by every young lawyer, particularly. अब जब बड़े हो जाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरी तो आदत पड़ गई है, मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ. पर तो आज भी अभी जहाँ जहाँ मीटिंग्स मेरी हुई, चाहे वो जूम पे हो रही हैं, मैं अपना एक नोट लिखाऊंगा ही, उसका एक समरी रहेगी मेरे पास हमेशा. सेम आई डू फॉर एवरी हियरिंग आई विल. और ये कंप्यूटर में ये जो प्रोग्राम है, where every case file had a separate file or a separate page opening where I made those remarks that this is what I argued, this is what the judge liked, he did not appreciate this argument. So I keep that as a mental tab in every single case. Yeah. So that has been a very good tip which I follow, and I think your people, your friends, all can share. I mean, use that if they find it useful. Absolutely, very archiving I think is a dying art, if I may add, क्योंकि बहुत अब यंग जनरेशन ऐसे बताया कि पेशेंट तो होती है, आर्काइव करने का टाइम नहीं होता. जी, अब तो बड़ा आसान हो गया है. Now you have a dictaphone, you can dictate in 3 lines, 4 lines. In fact, many of the doctor friends whom I suggested, why don't you do this? Some of the friends who are now in the cath lab, so they do it in the cath lab. I said, your mind is freshest at that point in time. Absolutely. Gee. While coming back from the hearing in the car, you dictate.
4 लाइन, 8 लाइन्स, 12 लाइन्स, 15 लाइन्स, दैट्स इट। जजमेंट्स वगैरह के नोट्स तो होंगे आपके पास, लेकिन व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द जज, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द अदर काउंसिल, हु गॉट रैटल्ड, ये जो 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं, इसको आप डिक्टेट कर लें, somebody will transcribe it for you. When you go next after 6 months, and if somebody reminds you of it, I think it will help you a great deal. Absolutely. I think it serves very well. जी. हाँ, so that would be a, so that has been the little journey. ये सर एक 2-3 आखिर के सवाल और से ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए जरूर कि अब हम सर 90 के दशक में आते हैं सर, क्योंकि 90 के दशक में कभी हाल फिलहाल में सीरियल बहुत प्रसिद्ध हुआ है, 1992 द हर्षद मेहता स्कैम। एक तो आजकल ये सोनी लिव पे, सर पता नहीं आपने देखा कि नहीं, पर सोनी लिव करके ऐप आती है, उसमें ये इसको दिखा रहे हैं, और मेरे ख्याल से तकरीबन 10 एपिसोड का ये सीरियल है। और हर्षद मेहता, मैं ये नहीं कहूँगा ग्लोरीफाई किया, पर एक कायदे से सीरियल बनाया गया है और काफी शेड्स हैं इस सीरियल के। अब क्योंकि आप सर बॉम्बे बेस्ड हैं, मुंबई कहते हैं मुझे, और 90s का जो दौर था, लिबरलाइजेशन भी हो रही थी देश में, तो मेरे 1-2 सवाल हैं सर आपसे कि जब ये हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, मार्केट वगैरह क्रैश हुई, आपके कमर्शियल प्रैक्टिस बहुत है, और जो लिबरलाइजेशन हो रही थी साथ ही में, उससे एक वकील की प्रैक्टिस में, उसके दायरे में से क्या क्या फर्क आपने महसूस किया? लिबरलाइजेशन से 2-3 फायदे बहुत हुए प्रैक्टिस। नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन से आपकी थोड़ी सी कई नई कंपनियां हिंदुस्तान में आई, तो एज ए रिजल्ट the work base also enlarged a great deal. Number 1. Number 2, people began to realize, well, they might have known earlier also, as to what are the kind of methods employed by your counterparts elsewhere, and what is the kind of compensation received by them. Those who had come also became, mentally reasonably tuned. तो आप देखें 92 तक की जो कॉर्पोरेट सैलरीज थी, वो बहुत बहुत कम थी। वो इतनी कम थी कि आपको अंदाज नहीं लगा सकते। मेरे तमाम मित्र जो 83 की आप बैलेंस शीट उठाकर देखें, तो यू विल बी अगस्ट। Each of them, and who ultimately became chairman of various companies, they would be drawing anywhere between 85,000 to 90,000 rupees a year in top company of the country like Levers, please understand. So this was the benchmark. After, अब हम 30 साल बाद की बात कर रहे हैं, 70s and 90s में, 90s I'm talking of 92 के बाद की बात जी। तो until 92, 82, 85 तक ये सर स्ट्रक्चर रहा सबकी सर्विस का। जैसे ही नई कंपनीज आई, उनके पास रेडीमेड टैलेंट कहाँ मिलेगा? तो इन्हीं कंपनीज का जो लेयर 2, लेयर 3 था, that came under pressure. So they picked up those boys, just like new law firms आ गई। तो अभी अब जब आप देखिए इंटर्न के, हमारे वक्त में कोई पैसा देने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। आज because the work came and then the law firms came and they began to pay, आज मतलब 20-30 लाख का स्टार्ट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मिलना ही चाहिए, which is very good. So that is attracting talent. That is why very good boys are coming. उस जमाने में, except for those whose fathers were lawyers, others who drifted into law were those who could not do anything else, or who wanted to stay in the hostel because of pursuing IAS or some other reasons. Very few, very, very few were like me, who wanted to come to law as a profession and still wanted to make it good there. बहुत कम लोग थे, क्योंकि आप कर लेंगे तो फिर क्या होगा? आपको शादी भी नहीं होगी। आप IAS हो जाइए तो आपकी मार्केट वैल्यू दूसरी है, आप वकील हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं, क्रैश कर जाती है सर, वकील बन के है ही नहीं, आपकी वैल्यू 0 के बराबर जी। तो अब एज ए यंग पर्सन, these are all factors in life to be considered. Yes, you these are the don't bitter want truths. to be, yes, there are bitter truths. You don't want to rely on your parents, you don't want to receive checks from them after you have graduated. So चाहे वो उनकी क्षमता हो या ना हो, आप नहीं चाहते हैं ये, तो आप अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? तो तभी खड़े हो पाएंगे जब आप, now it's possible कि आप कोर्स करके आए, companies have engaged you, law firms have engaged you,
they take very good work, they give you very good training. So it's a totally a different, that change has occurred after the liberalization, 93. And that has, in the way, then litigation has also slightly grown in complexity. As a result, the remunerations have also been, तो 83 से 2000 तक का पीरियड में देखूं पीछे मुड़ के, 83 से 97 तक का पीरियड था जब हम ड्रग्स फ्री में बांटा करते थे वर्चुअली। आप चख तो लें सर, आप जरा एक्सपीरियंस तो करें। तो बस काम करने का था, फीस नहीं, फीस कोई नहीं, आपका दफ्तर चल रहा है, आपके लोगों को सैलरीज मिल रही हैं, आपकी किताबें आ रही हैं, बस यही सब काफी है। और थोड़ा बहुत जो, there was no wealth you were looking for, never. You therefore, if you wanted to compete, you had to bring your fees down. Don't worry about the fee, just get the work done. And then when people realize, तो फिर आप एक बार आपकी थोड़ी सी साख बन जाती है। सबसे बड़ा जो वकील के लिए है वो है उसकी credibility, both with the client as well as with the court. Absolutely. बस ये बहुत जरूरी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ यंग दोस्तों से कि आपको वकालत के लिए 5 P चाहिए, 5 C चाहिए। So you need only that all the time. बस आपके पास वो हो, 5 P हो, 5 C हो, तो फिर आपको खुश नहीं है। फिर आप, अब उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। You know, you will have to do that. That there is no doubt about. But I think you will have to. But unfortunately, not many people sort of do that. First P is your preparation. तो आपकी preparation केस की इतनी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट को भी उतने फैक्ट्स नहीं मालूम। Until you beat him on facts, your preparation must be of that level. जी. The second and most important thing is your presentation must be good. So, or your prose has to be good. That's the third P. और प्रेजेंटेशन और प्रोज के लिए मैं एक ही बात अक्सर कहा करता हूं कि आप शब्दों से इश्क करें बस। शब्द, हर शब्द में उसकी एक अपनी अलग आत्मा है, उसका एक शरीर है, उसका एक संगीत है। बस आप वो संगीत सुनना सीख जाएं, उसका सुर पकड़ लें, तो आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। And that would be a great thing to do. ये आप जरूर करें। So therefore, preparation is the first one. Presentation is the next one. Your prose has to be very good. And then you have to have ability to persuade. And then you must have a poise. ये 5 P बहुत जरूरी हैं और 5 C आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और सी में सबसे बड़ा है क्रेडिबिलिटी। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपके क्लाइंट के साथ क्रेडिबिलिटी टॉप क्लास होनी चाहिए और आपकी कोर्ट में क्रेडिबिलिटी टॉप क्लास होनी चाहिए। आप कभी भी कोर्ट को किसी भी केस में गलत फैक्ट्स कभी प्रेजेंट नहीं करें। उनके पास इतना ज्यादा वक्त की कमी है, इतना ज्यादा प्रेशर है। जज शुड बी, यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट फर्स्ट। A judge should be able to rely on you completely for complete correct narration of facts. ये एक रेपुटेशन बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, आप 2, 4, 5 साल लगेंगे, पर ये रेपुटेशन आपकी हो जाएगी कि आपने कहा है तो है होगा, ये गलत नहीं हो सकता। और जहां भी कभी गलती की, आप तुरंत सुओ मोटो जाके उसको करेक्ट करके कहेंगे, साहब yesterday I mentioned this, I'm sorry, I've rechecked the facts, I found this to be wrong, this is the correct. वो आपकी क्रेडिबिलिटी को इतना ऊपर ले जाएगा कि जजेस विल स्टार्ट ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड्स। सेम टू डू विथ लॉ। अगेन, नेवर टेक हिम फॉर अ राइड। देयर इज अ जजमेंट अगेंस्ट यू, मेक श्योर you cite them first before the other side cites you. You will take the sting out of the judgment. You distinguish the judgment. The real skill of a lawyer is in distinguishing judgments. तो आप उसको डिस्टिंग्विश पहले कर लेंगे और दो बातें बार बार हार्प कर देंगे. By the time he thought it was a trump card with him and he starts, the judge will argue for you, don't worry about it. He will feel rattled. ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप, और इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. कॉकी नहीं हो आप.
कॉन्फिडेंट हो, और कॉन्फिडेंस के लिए आपकी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कानून की पूरी इल्म होनी चाहिए। आप ड्राफ्ट करना भी तब शुरू करें जब आप पूरा केस लॉ उस पर रिसर्च कर चुके हैं। आप एक दिन डिले करें, कोई हर्ज नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, nobody will remember how fast you did it. Everybody will remember how thoroughly you did it. Very true. Very true. तो आप एक दिन डिले कर लें, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन पूरा देख ले केस लो, फिर आप ड्राफ्ट करें। और just to as a flashback, many years ago, when I'm talking of 78 की बात है, 77 की, सोली सोराब जी को, या 75, 76 की बात है। सोली सोराब जी was young lawyer then assisting पालकीवाला, तो उनसे कोई ड्राफ्ट सेटल करने गया था मैं, and he immediately remembered some judgment. He said, wait. So everything else was fine. He picked up the judgment, and from the judgment, 6 lines he quoted without quoting, as if it was your submission. Now I found it because that's fine. That's what the judge had said. So he just put it there as if this was their argument and let it go. In the court, the judge had read that. So then we said, my lord, this is my submission. And luckily for me, Supreme Court is also saying the same thing. So now that was the end of the matter. So now that is the level of preparation if you can bring in any matter. तो आपके फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। आप अच्छा नहीं करें कैसे हो सकता है? बस यही है कि थोड़ी सी ये सब इतना करने के बाद थोड़ी ब्रेविटी लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। And this is what also courtcraft is all about, how to succinctly put your thoughts across. कोर्ट के पास टाइम नहीं है, तो आप जरा उसकी ब्रेविटी थोड़ा ठीक से कर दें। So you maintain clarity, bring in brevity, and then you have to be cordial all the time. उसके लिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। आप याद रखें कि आपसे बेहतरीन लोग 50 हैं बस। तो जैसे वो पहले भी थे, आज भी, और आते भी रहेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल, उसमें कोई वो संदेह ही नहीं होना चाहिए उसमें जी। पर लेकिन कोई नया केस हो, कोई नया बहस हो, तो पहला ये होना चाहिए कि इफ आई कांट, हु कैन। मतलब यदि मैं नहीं कर सकता तो और कौन कर सकता है, ये आपके पास ऐसा ईगो होना चाहिए जी। लेकिन हो जाने के बाद में ये ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए कि इफ आई कैन, हु कांट। मैं कर पाया तो फिर तो सभी कर लेंगे ना उसमें। तो ये आपकी ह्यूमिलिटी बहुत बहुत आवश्यक है। एंड दैट मेंटेन्स द कॉर्डियलिटी इन द कोर्ट। नो जज लाइक्स हीट इन द कोर्ट, दे ऑल वांट लाइट इन द कोर्ट। तो और ये गर्माहट और ये थंपिंग ऑफ डेस्क और ये हंगामा और ये हुल्ला और ये तब जरूरत है जबकि सब्सटेंस नहीं है या शब्द नहीं है। और शब्द और सब्सटेंस दोनों ठीक ठाक हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, खत्म हो गया केस, तो वही उलट जाएगी। The saying goes, don't raise your voice, improve your argument. No need, absolutely no need. The moment you raise your voice, it's an indication that sorry, you don't have. हमारी टीवी डिबेट जितनी है, ये बहुत अच्छा गाइड है और क्या नहीं करना चाहिए जी। नहीं क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, जो वो करते हैं वो आप कभी ना करें। I am in complete agreement with you, sir. मतलब वो अब तो उसको सर डिबेट भी मैं नहीं कहूँगा सर, पता नहीं क्या ही है वो सर्कस। जो भी वो करते हैं, खैर मैं तो कई अर्सा हो गया देखे हुए जी, पर जो भी वो करते हैं आप कभी ना करें, आप बिल्कुल सक्सीड करेंगे। एक सर फॉलोअप क्वेश्चन और है, क्योंकि अब हम लिबरलाइजेशन के दौर से आगे अब 2000 में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो साथ ही साथ सर ट्राइब्यूनलाइजेशन काफी बढ़ रही थी हमारे देश में, और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी है, आर्बिट्रेशन मीडिएशन बहुत बढ़ गई। तो इससे सर आपकी प्रैक्टिस में क्या क्या आपने चेंजेस देखे, और क्या आपको लगता है, क्योंकि ये सवाल सर अक्सर मुझसे किया जाता है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर जवाब आप दे पाएंगे कि मान लीजिए अगर हाईकोर्ट का हमारा परिसर है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो हमने इतने ट्राइब्यूनल्स बना दिए हैं सर, उससे लोगों का वक्त बहुत ज़्यादा होता है, लिटिगेंट्स का, लॉयर्स दोनों का। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ट्राइब्यूनल्स में जो हम रिटायर्ड जजेस
को वहाँ असाइन करते हैं या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को कई बार असाइन कर देते हैं, उसको हटा के अगर हाईकोर्ट में एक्स्ट्रा कोर्ट रूम बना दिया जाए और सिटिंग जजेस को वो दारोमदार दिया जाए, तो बहुत लोगों का सर समय और जो कहेंगे एक लीगल हैसल है वो बच सकती है। देखिए, मैं दो बातें करूँ इस संदर्भ में आपसे। एक तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के फील्ड में स्पेशलाइज किया, सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में, जहां, और ये एक कारण था मेरा उसी वक्त के आसपास छोड़ने का, कि ट्राइब्यूनल्स वर गेटिंग एस्टैब्लिश्ड, सो आई केम इनटू that arena, and I must say it was a very good experiment. There is no doubt about it. The kind of judges who were appointed in the tribunals, I'm talking of the excise and customs tribunal, CSTAT कहते हैं जिसे, were extremely good. And but for about 7-8 years, the classification and valuation, which is the cream of the issue, the tribunals are only in Delhi. तो महीने में हमारी 12, 14, 15 ट्रिप होती थी यहाँ से दिल्ली के लिए. 15 days in a month, every reasonably good lawyer who had some work on classification valuation was to be in Delhi. शुरुआती दौर में वो भी सीख रहे थे, हम भी सीख रहे थे, भी नॉलेज शेयर कर रहे थे. कुछ ट्राइब्यूनल्स ने अच्छा फंक्शन नहीं किया और कुछ ट्राइब्यूनल्स ने बहुत अच्छा फंक्शन किया. If I have to talk in comparative terms, I would say until the year 2005 or so, the tribunals in both income tax and direct and indirect tax, both, I can talk about these two areas, were exceptionally good. I have now experience of almost all high courts, barring maybe Orissa. I have not gone, and 2-3 high courts I have not visited, but otherwise I've seen almost all high courts in the country. And barring a few exceptions in different high courts, I think the kind of appreciation and uptake and application which was there in the tribunal judges, I was wanting to locate there. But you are right. उससे उस वक्त हुआ ये कि वहां से appeals lay straight to Supreme Court on classification and evaluation matters. There was no jurisdiction for the high courts. You had to come only to Supreme Court. I'm talking उस दौर में. उस दौर में बहुत अच्छे जजेस रहे, लेकिन देखिए जब सोसाइटी में अपने आप गिरावट आती है तो जजेस भी उसी पूल का हिस्सा हैं, वो अलग से कैसे आएंगे. वो वहां थोड़ी गिरावट सब जगह की तरह वहां भी आनी शुरू हुई, उससे सब मामला गड़बड़ होना शुरू. बाकी we had the finest bureaucrats in the country. We had the finest of judicial officers of the country. पिछले 15-20 सालों में, I'm sorry to say, but the whole, जुडिशरी के सभी छोटे मोटे महकमा में सभी में बहुत गड़बड़ हुई है, गिरावट आई है. वो तो एक दुर्भाग्य का विषय है. और my biggest worry for the youngsters today is this, like what the example you gave by upsetting. So my biggest worry for them is how do they tackle this? What can you do if the judicial officer or a quasi-judicial officer was to give an order, is giving it not because of the merits of the matter, but other reasons? अब उसमें जो ब्रांच है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उसमें मुश्किल होती थी करने में, क्योंकि whatever you do for one company applies to everybody. That itself check the corruption. To give an example, if I'm arguing for one motor vehicle manufacturer or one tire company or one soap manufacturer of a classification of a particular product, so that will now apply, that judgment will apply to all the soap manufacturers in the country, all hair oil manufacturers in the country. So because of the applicability of this across, it automatically put a check on any wrongdoings which were possible otherwise. But yes, individual cases which had no such ramifications, there was a problem there.
like somebody is found taking out some goods without payment of excise duty or without proper clearance of customs duty, जहाँ कोई broad ramification का सवाल नहीं था, वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ धीरे धीरे creep in हुई और ultimately जो पहले डेप्यूटी कलेक्टर थे वो कलेक्टर बने, फिर वो ट्राइब्यूनल में आए। अब ये थोड़ा गड़बड़ी जब पूरे देश में है तो आप क्या करेंगे, आप हाउ विल यू, वो एक दुर्भाग्य का विषय है। और इसके लिए आई थिंक youngsters need to make a little group in every forum and which should be vigilant, and that is the only way you can tackle this. Yeah, neither we will indulge and nor we will easily let it happen. Not easy, it is a difficult situation, but there is no go but to combat it. There is no other. ये बात आपकी ठीक है हाई कोर्ट में, पर वो क्या होता है जो हाई कोर्ट में स्पेशलाइज्ड आपने कोर्ट बना दी, just to come back to your suggestion. For litigation it will be very good, but the judges concerned will not be very thrilled about it, because for their own growth, etc., they would like to move to different branches and they would not like to remain in one branch. So there, then chance of getting further elevation to Supreme Court will be ruled out. The kind of variety of work which they have there, how do they handle it? तो ये एक दिक्कत का काम है। तो 2-3 साल तो आपके शायद निकल जाएंगे उसमें, but that will again be the same situation, क्योंकि ऐसे जजेस हों जो समझ ही नहीं पाए। कई जगह है ऐसे, तो आप रोटेशनल रोस्टर रखते हैं जी, तो आपकी मंशा बहुत अच्छी है कि लोग ट्रेन हो, लेकिन अब हाईली स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में आप वो ट्रेनिंग इम्पार्ट करें और आप हर चौथे महीने में वो रोस्टर बदल दें, तो उन्हें समझ आ रहा है कि करेंगे। हाँ, तो दैट इज द ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन द ट्रेनिंग। तो ये so it's a bit of a difficult question. Yeah, but I think point is well made. There is no doubt about it. And with high court judges, yeah, there should be specialized. Supreme Court में भी वैसे ही specialized section बने, जी, तब तो ठीक है। High court में आपने एक branch किया, but then would judges like to be direct taxation judges, indirect taxation judges, competition commission judges kind of thing, so where no other branch is known to them, वो ठीक भी नहीं है। Broader jurisprudential knowledge is required for an overall understanding of, and then suddenly when you go to the apex court, you look at different things in a different light. I think your mental horizons have to be far broader than a proficiency in a given branch. सर एक आखिरी के 1-2 सवालों में एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि आपने इतने दौर देखे वकालत के, इतनी सारी बातें की। प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना सर, अभी जो हम दौर जिससे हम फेस कर रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वर्चुअल हियरिंग शुरू हो गई है। इसके काफी फायदे भी हुए, लोगों ने फायदे गिनाए कि भाई लिटिगेट्स के लिए ट्रांसपेरेंसी है, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा बढ़ गया है। आप घर में बैठे बैठे विद द ईज ऑफ वर्चुअल हियरिंग, जैसे आज हम वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, वैसे ही हम वर्चुअल हियरिंग अब कर सकते हैं। और आप तो सर देश भर में केसेस करते हैं, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि अकॉर्डिंग टू विच इज बेटर, फिजिकल हियरिंग और वर्चुअल हियरिंग, और शुड देयर बी हाइब्रिड? देखिए, स्पीकिंग पर्सनली फ्रॉम अ टोटली सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू, virtual hearing is marvelous. I find judges far more attentive. I find your ability to argue and make them understand very, very good. So it's excellent from that point. But I think it is definitely creating two different classes amongst the lawyers. Those who are reasonably well known or who have spent long years, like me, who may not be very greatly competent, but बहुत अरसे से हैं तो ठीक ही होंगे ऐसा लोग समझते हैं, तो उनको तो काम की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तय करना है कितना करना है नहीं करना है जी। बट जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी हो रही है, मैं देख रहा हूँ।
तो उन्हें दिक्कत जरूर है। प्लस उनके लिए जो मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, आप कोर्ट रूम में बैठे हैं सीखें, ये नहीं हो वो पा रहा है। बैनिंग a few high courts which are streaming it live, like Gujarat High Court. जी Barring such few high courts, आपको सीखने का मौका नहीं है, आपको आपका केस लगा है तो ही आपको लिंक मिल रही है, तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। All इंटर्न्स भी those नहीं सीख kind पा रहे हैं सर, क्योंकि इंटर्न्स को भी अलाउड नहीं है। इंटर्न्स नहीं सीख पा रहे हैं, बिल्कुल वो ठीक नहीं है। क्लाइंट्स जी भी नहीं देख पा रहे हैं ठीक से। हम्म, अभी मेरा नेक्स्ट वीक में आई एम डूइंग सम मैटर फॉर गुवाहाटी हाई कोर्ट। जी अब वो क्लाइंट्स को वो कह रहे हैं हम नहीं दे सकते। व्हाई शुड नॉट बी पॉसिबल? इफ वी कैन हैव अ जूम मीटिंग ऑफ 50 पीपल, व्हाट्स द प्रॉब्लम? जी उन सबको म्यूट करके रहने दीजिए, उनका वीडियो बंद कर दीजिए, उनको म्यूट कर दीजिए, लेट देम वॉच। हम्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अब ये सब टेक्नोलॉजिकल, अब उससे क्या है, वो क्लाइंट, अदरवाइज इट्स वेरी गुड, बिकॉज यदि सभी लोग देख रहे हैं तो लॉयर की प्रिपरेशन लेवल भी ज्यादा अच्छी होगी, जजेस का रिसेप्टिविटी भी अच्छी है, वो एब्सोल्युटली। सीख रहे हैं। लेकिन उससे जो बेचारे यंग लॉयर्स हैं उनके लिए निश्चित रूप से परेशानी का विषय है ये, क्योंकि देयर इज अ ट्रिमेंडस एम्फेसिस ऑन आर्टिकुलेशन, जी and which a young lawyer will get it, he'll surely get there, but you know there is a process, और उस प्रोसेस से यदि वो न गुजरे उनके लिए परेशानी बहुत है, उनके लिए काम की परेशानी भी हो रही है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। मतलब थोड़ा इकोनॉमिक सा अभाव तो हो रहा है, क्योंकि द कोर्ट्स आर लिमिटेड फंक्शनैलिटी की वजह से सर वर्क इज गेटिंग दैट्स राइट, अफेक्टेड। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली, वर्क इज गेटिंग अफेक्टेड। जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ तो नहीं हो रहा है शायद, लेकिन पर हाँ, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी नए आए हैं, उन्हें एस्टेब्लिश करना है। अब वो अच्छा आर्ग्यू भी कर रहे हैं तो उन्हें कोई देख कौन रहा है? एकदम, मतलब आई कैन डेफिनेटली रिलेट। Except the judges and the opposing counsel, who is watching them? You get me what I mean? And that is affecting them to grow further. तो अच्छा है, मतलब काम की दृष्टि से अच्छा है, जो जिनकी ठीक ठाक वकालत है उनके लिए अच्छा है, बट हाँ, जो बाकी परेशानी बहुत हो रही है इसमें, I hope another 6 months and things should be fine. We as a country will know how to tackle it, and all persons concerned, political parties particularly, इलेक्शन वगैरह रोक सकते हैं, 4-6 महीने जब एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? कोई दिक्कत नहीं है, वी कुड डू इट। लाख लाख लोगों की आप रैली करेंगे तो ये तो कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी के लिए नहीं हुआ। सर आखिर में एक और सवाल करना चाहूंगा बिफोर वी कंक्लूड द सेशन। बीच में एक बार ये बहुत डिबेट उठा सर, मैं तो मतलब पूरा अपने लॉ स्कूल की लाइफ निकाल ली, फिर प्रैक्टिस में भी देख रहा हूँ कि एक डिबेट रहता है हमारे इंडिया में कि फॉरेन लॉ फर्म्स को अलाउ करना चाहिए कि नहीं यहाँ पे टू ओपन द शॉप्स, और इसको लेके हमेशा आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन या कुछ ऑपोजिशन हम लोग अपनी इंडस्ट्री में देखते हैं। तो इसके बारे में सर आपका क्या विचार है? एक तो क्योंकि मैं सिर्फ लीगल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, हम अगर बाकी इंडस्ट्रीज को देखें सर, जहाँ पे एफडीआई गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, बाकी सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, तो लीगल सेक्टर में जो दो तरह के फोकस होने चाहिए। एक तो सर मैं देख पाता हूँ कि कई बार जब बजट अनाउंस होता है, क्योंकि आप टैक्स करते हैं, तो मैं देखता हूँ लीगल इंडस्ट्री में बजट में कम तवज्जो दिया जाता है, नहीं के बराबर समझूंगा मैं उसको। और दूसरा, आप फॉरेन फर्म्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं आने के लिए। तो इन चीजों का सर कोई समाधान है, या मतलब हम लोग के लाइफ टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा? फॉरेन फर्म्स का देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, जी इसलिए कि ऑल दैट यू आर सेइंग इज you are welcome provided we are welcome. Reciprocity must be granted. Fair enough. I think that there can't be a debate on that. You wish to come and practice here, ठीक है, but you must allow that. Number two, if youngsters, देखिए कुछ तो absorb हो जाएंगे, पर कई जो लोग हैं जो इन फर्म्स में जॉब नहीं पा सकते फॉर ABC रीजंस, तो वही जो रिजर्वेशन आप इंडस्ट्री के लिए चाहते थे बहुत अरसे तक कि भाई अभी हम तैयार नहीं हैं to have the competition with the best in the world, so your industry also must be ready, isn't it? And that is why you permit FDI and you permit in stages कि अब ये सेक्शन तैयार है, हम जरा खोल देते हैं इसको, लोग आ रहे कॉम्पीट करेंगे तो शायद क्वालिटी बढ़ेगी, बेहतर होंगे। अभी हम शायद उसी अवस्था से गुजर रहे हैं। अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी की बात आप करते हैं, आपकी जनरेशन अभी छोड़ दीजिए, और आपकी जनरेशन में भी यू बिलोंग टू एलीट
class of your generation, please understand. Those of you who have come from few schools which are very good, having cleared those competitive examinations, having done very well, as a number, that is too minuscule a number, right? तो सबके लिए थोड़ा ठीक होना भी बहुत जरूरी है. तो ये शायद वो सोच ये है. एक तो रेसिप्रोसिटी का सवाल है, और उससे ज्यादा ये भी है कि whether it will completely take our other brothers जिन्हें थोड़ी इंग्लिश पूरी नहीं आती, उनके वेलफेयर का भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है. जी सर, हैं? उनके वेलफेयर का भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है. Yes, yes. So how will they be able to compete, and then what do they do, and how will it affect the future of the profession? I think another plus टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आएंगे, मशीन लर्निंग ले आएंगे, तो ऑटोमेट कर देंगे, तो ये जो बेचारे थोड़ा बहुत भी काम है, ये सब काम तो हट जाएगा. इसलिए मैं सॉफ्टवेयर स्किल्स की जो बात कर रहा था, वो बहुत आवश्यक है. तो वो डेवलप करने के लिए आपको बहुत कॉन्शियसली एफर्ट करने की जरूरत है. और वो शुरुआत, well, I'm in no position to advise, but I always wondered, all I can say, that why the chief justices of high courts and Supreme Court spend the whole day listening to cases like any other judge. आप पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, वक्त कम है, आप वो मुकदमे न सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप एडमिनिस्ट्रेशन करिए. You have shown everything. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स में आप बैठे, और आप दिन में 70 केस के उस मुकदमे में बैठने की कोई जरूरत नहीं है. आप a general of the army is meant for strategic thinking and strategic planning. He need not be sitting in front of any particular post and be like any other guard. That's not the way to do it. So I think there is a need to do it. B, I think it is important for all our judges, with great respect to their erudition and learning, कि judgments भी उसमें आपका हुनर और आपकी लर्निंग दिखाने की जगह नहीं है. आप अलग से लेक्चर दें, अलग से आप आर्टिकल लिखें, स्पीचेस दें. जजमेंट्स तो आपके मुंसिफ पढ़ता है नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज पढ़ते हैं. अब 1300 पेज का जजमेंट है. मैं प्रैक्टिसिंग वकील हूँ 50 साल से, मुझे दिक्कत हो रही है पढ़ने और एसिमुलेट करने में, तो जो बिल्कुल नीचे के तबके का जज है, वो कैसे इसको पढ़ेगा, एसिमुलेट करेगा, लॉ अप्लाई करेगा? Besides discharging his other duties as a judge. Yes, और आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हैं, 7 मेंबर बेंच में 4-5 जजमेंट लिख रहे हैं आप. With great respect to everybody, this is not right. I think we must sit as a nation and decide and do something about it. ये लॉन्ग जजमेंट्स, 300, 500, 700 पेज के जजमेंट्स, जिसमें रेशो ढूंढते ढूंढते ही आप पागल हो जाएं, ये वकीलों के लिए बहुत अच्छा है, because we can keep on having our practice repeatedly for the same reason. And that's our job also. But that's not the job, to be very honest with you. I feel very uncomfortable doing those kinds of matters. There must be clarity, on a given issue, right, wrong. Let there be a clarity of the law. But for that, sir, as you said, there has to be a collective effort by everyone. Absolutely. अब आप ऐसे judgments होंगे जिसमें 5 members overruled by 7 overruled by 9. What would people do? How will I guide the industry? वो मेरे से ओपिनियन लेने आएंगे तो क्या जवाब दूं? कुछ नहीं. I mean, they are not interested that this judgment said this and this judgment said this. I can make a 20-30 page opinion and charge my fees, but that's not what they're looking for. They are asking for a simple answer: is this doable or not? Period. To which you have no answer, because you have written so many judgments. You've quoted in each judgment. You have quoted so much. ये सब तो, with great respect to everybody, I think ये बहुत आवश्यक है कि हम बैठें और सोचें इस विषय पर कि हमारे जजमेंट्स किसके लिए हैं. हमारे जजमेंट्स जो हमारी लोअर जुडिशरी के लोग हैं उनके लिए, वो जजमेंट्स वो पढ़ सकें, समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें. एक विषय पर एक तरह का जजमेंट हो, उसे चेंज मत करिए आसानी से.
बहुत जरूरी है। इसी तरह से कोई रिलीफ मिलती भी है मान लीजिए, तो टच मत करिए, टिंकर मत करिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर फ्लडिंग ऑफ लिटिगेशन। So it's great for the legal profession as such. So what I'm talking is contrary to interest of my profession. पर आज जजमेंट है, जैसे ट्राइब्यूनल का एग्जांपल लीजिए, किसी केस में मुझे मान लीजिए प्री डिपॉजिट का ऑर्डर हुआ, 5 करोड़ प्री डिपॉजिट करिए, 20 करोड़ की डिमांड थी। हमने कहा चलिए सुप्रीम कोर्ट में चांस लेते हैं, और किसी 2 केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 से 3 कर दिया, तो 300 सिमिलर पिटिशन लग जाएंगी। उन्होंने कहा चांस लेने में क्या हर्ज है। Now it is possible in 2 cases some injustice may have been done, but that's fine. Please don't do that. When we do that, I think we are setting a wrong precedent. So I mean, what we did in some case, if High Court is doing it, we still interfere. वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कर दिया तो हाई कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है उसी पर। भाई आपने जो किया वो इसने फॉलो किया। You can't be saying no, we can do it, you can't do it. This is not right. But this is what is happening, and that is breeding litigation. So I think it's a very crucial and valid point. जी, आप सही कह रहे हैं। अब अभी हम ADR की बात बहुत कर रहे हैं, ऑल ओवर द कंट्री वी आर टॉकिंग, बट आप जरा सोच के देखें कि say for example check bouncing, I have very clear view in the matter. check bouncing cases में जब ये कानून में है कि आप you give them sort of punishment, आप 4 केस में लॉ फॉलो करके आप ऑर्डर करिए, सब केस बंद हो जाएंगे। जहां आपने उसको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की, बेसिकली बात हम क्या कर रहे हैं कि मैंने आपको 25 लाख का चेक दिया था जो बाउंस हो गया, अब आप सेटल कैसे करेंगे? मींस 20 पे राजी हो जाइए, 15 पे राजी हो जाइए, करेक्ट? तो हम तो बेईमानी को बढ़ावा दे रहे हैं, और जहां ये होने लगा तो केसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे? ये पेंडिंग बढ़ जाएंगे, लेकिन पेंडेंसी तो बढ़ेगी ना। पेंडिंग थोड़े घट सकते हैं, संभव है। यू आर गिविंग इम्पीटस टू पीपल कि बाउंस होने दीजिए, एडीआर में सॉल्व करेंगे, उसको 25 की जगह 20 में करेंगे, 12 में करेंगे, 14 में करेंगे। Judges will also say, come on, be magnanimous. How does it matter? This is no solution. We are breeding dishonesty amongst people. तो ये larger issues को collectively सोच कर address करने की बहुत जरूरत है। आपने बड़े ये जी बहुत crucial points उठाए सर, जो मैं समझता हूँ कि हर इंसान को सोचने मजबूर कर देते हैं, स्पेशली एंड आई होप जो हमारे ऑडियंस उसको देखें बाद में, इन चीजों को समझें सर, इस पर मंथन करें। Because it requires a larger debate. Yes, it requires a larger debate. It requires debate by all concerned. And not worrying about कि हम किस तबके के कहाँ जज हैं, क्या है, जो भी जुडिशरी से अटैच्ड है, इन्वॉल्व है, सब सोचें इस विषय पर कि ऐसा करने से हम समाज में क्या प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। करेक्ट? जी सर, एब्सोल्युटली, आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट। सर इसी के साथ आपकी प्रॉपर्टी है, आपका फ्लैट है, मैं दबा के बैठ गया उसको। जी सर। अब उसमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को 5 साल बाद खाली कर दीजिए, यही होगा ना रेजोल्यूशन, तो और कहाँ होगा जी। या कुछ पैसा ले लीजिए, कुछ किराया बढ़ा दीजिए, ये जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। जुडिशरी का काम है न्याय करना क्विकली, स्विफ्टली, so that future litigation is nipped in the bud. True. Now, wherever the future litigation is sprouted further by any action, I think we need to have a reflective action on that. उस पर मंथन की बहुत जरूरी है। Sir, and I hope, sir, that you show us the way, because आपका इतना सर rich experience है, और मैं समझता हूँ सर आपकी पीढ़ी are the torch bearers of a profession. You have to show us the light, and you have to guide the younger generation, everybody, sir, not just lawyers but non-lawyers, civil society, everybody. We have to come together and we have to find a solution. बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कमर्शियल हिस्सा ऐसा हो जाता है जीवन में कि आप बहुत अधिकांश लोग वो लाइट दिखाने की जो हमारी जो होने चाहिए कर्तव्य हमारा, उसे हम भूल जाते हैं। और मेरी जनरेशन भी शायद इस बात की गिल्टी है। मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि सब जनरेशन, 2-3 जनरेशन बैठ के देखें
और इस पर विचार करें। मेरे ख्याल से डिबेट वहाँ होनी चाहिए, what kind of judgments we need, what kind of laws we need, what kind of, plus I think there must be an impact assessment of every law. जी, जैसे कि ये जी, आप कोई नया प्रोविजन लेकर आए हैं और 50 लाख केसेस बढ़ गए हैं देश में, और आप जुडिशरी को ब्लेम कर रहे हैं। जुडिशरी क्या करेगी? व्हाट विल जुडिशरी डू? एक मैं एग्जांपल अक्सर दिया करता हूं कि आपने इनवाइट किए लोग दावत में खाने के लिए शाम को, कितने इनवाइट किए ये आप कुक को नहीं बताएंगे। तो 10 कुक लगे हुए हैं, बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, और 200 लोग आ गए, 500 लोग आ गए, 1000 लोग आ गए, और बार बार आप कुक से पूछ रहे हैं भाई कितनी देर है, कह रहे हैं हाँ साहब बस अभी खाना तैयार हो रहा है सर, और लोग आते जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। अब उनकी हालत ये हो गई है, वो समझते हैं कि हमारी गलती है, कोई नहीं पूछता उनसे। सब हुजूर बुलाने के पहले कम से कम सोचिए तो सही, हमारे पास कढ़ाइयाँ हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, सामान है कि नहीं है, और कुक है कि नहीं है। तो हमारी जुडिशरी की वही हालत है। The cooks, the judges feel that they are guilty, or that's not true. वो जितना काम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। पर आप before you make laws, please have some assessment कि इस कानून से कितने नए मुकदमे आएंगे, उसके लिए हमें बजट सैंक्शन करनी है, तैयारी करनी है, वो हम कुछ नहीं करेंगे। Because delay suits everybody. Please understand, there are vested interests of people to have things delayed. और हर मुकदमे में एक साइड को डिले सूट करता है। और जब आपने फीस सिस्टम पर डीएम कर दिया है तो किसी को नुकसान भी नहीं है। Isn't it? जी सर, आपने बहुत ही the fee system is on a per diem basis. First of all, fee system भी sir only suits a few, sir. I mean, young lawyers like us are still trying to make a way and inroads in the profession. No, but what I'm saying is, therefore, so when I feel upset about their adjournment, people think, "अरे आपको क्या परेशानी है? You are not here to make money like that. You have spent a lot of time. Client's money is your money. If you don't think it that way, I don't think you can sustain your practice for long. You are really representing the client. You are ambassador of the client. उसका एक पैसा आप ऐसा समझिए मेरा पैसा है, जरूरत है खर्च करेंगे, जरूरत नहीं है नहीं करेंगे। जब तक उन्हें वो एहसास ना हो सबको, तब तक बड़ा मुश्किल का काम है। So I think you have rightly said that not only are we the custodian, we are the conscience keeper of the society, and I think that is very important. Absolutely. Society is looking towards intelligentsia, and we are a part of that group, and we must all discharge our duties towards the society. और यंगर लोगों की तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसमें निश्चित रूप से। एकदम सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही सर। आपका आज मैंने काफी समय लिया सर। On this wonderful note, may I take liberty to conclude the session? और अंत में सर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत प्रोत्साहित किया सर अपनी बातों से। आपके एक्सपीरियंस इतने रिच हैं सर कि मैं समझता हूँ जो पीढ़ी को देखेगी भी, चाहे वो युवा हो चाहे नवयुवा हो, जिनकी सोच युवा हो, और जो नॉन लॉयर्स भी, वो इससे काफ़ी सीखेंगे सर, क्योंकि बहुत बेबाकी से आपने काफ़ी बातें रखी, और जिस तरीके से आपने अपने स्ट्रगल्स की बात बताई, और आपने अपनी पूरी जो जर्नी की व्याख्या की है, एक इन हाउस लॉयर से फिर एक इंडिपेंडेंट लॉयर होने की सर, उसमें मुझे सिर्फ 2 पंक्तियां कहनी है। वो ये है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर मैं समझता हूँ कि आपने सर आज हमें समय देके हमारा प्रोग्राम को साझा किया सर, हमारे सोच पे प्रहार किया, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसी विनती के साथ आपसे अलविदा लेंगे और अपने दर्शकों से अलविदा लेंगे कि आप सब हमसे जुड़े रहें सर, और फ्यूचर में भी हमें मौका दें कि आपके साथ और साक्षात्कार हो सके, और बाकी और जो अहम मुद्दे हैं सर, जो आज हम समय रहते डिस्कस नहीं कर पाए, उस पर हम आगे भी चर्चा में ला पाएं। और जो हमारे दर्शकगण इस सीरियल देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Until next time, see you soon. जरूर, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपके दर्शकों से बात करने का मौका दिया, बड़ी गुफ्तगू उनसे हुई, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल योर आपके तमाम दर्शकों को भी थैंक यू। थैंक यू सर।